हेलो एवरीवन, मैं हूं उमर तस्कीर और आप देख रहे हैं WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूं और इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे बात करने वाला हूं जनरली पेड टूल्स के बारे में। बहुत सारे पेड टूल्स है, चाहे वो हम एसईओ कीवर्ड रिसर्च की बात करें, साइट ऑडिट की बात करें, बैकलिंक की प्रोफाइल स्टडी करना चाहें, यानी कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेड टूल्स है। ठीक है, पेड एडवर्टाइजमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, पीपीसी मॉडल पे जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी हमें रिसर्च करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे पेड टूल्स होते हैं। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारे पेड टूल्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उसके लिए बहुत सारे पेड टूल्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे पेड टूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में, राइट। सो कुछ पेड टूल्स को मैं लूंगा और उनको एक्सप्लोर करेंगे, देखें किस किस तरीके की फंक्शनैलिटीज उसमें है। तो शुरुआत तो हम लोग बेसिक एसईओ वाले पेड टूल से ही करने वाले हैं, यानी कि जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं ना शुरुआत के पेड टूल्स, उनको यूज करेंगे हम लोग। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं आरएफ से। आरएफ के एक फंक्शन को हम लोग देखेंगे, साइट ऑडिट को देखेंगे, कीवर्ड एक्सप्लोरर को देखेंगे, साइट एक्सप्लोरर को देखेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ कीवर्ड एक्सप्लोरर से और देखता हूँ कि किस तरीके से वो दूसरा जो टूल्स है हमारे, चाहे वो उबर सजेस्ट हो, फ्री टूल्स की कंपैरिजन करें अगर हम लोग, तो चाहे वो उबर सजेस्ट हो, चाहे वो गूगल का कीवर्ड प्लानर हो, उनसे किस तरीके से अलग है और किस तरीके से और ज्यादा डेटा ये हमको देता है। ठीक है, और क्यों पेड है एक्चुअली ये, तो इन सारी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और एक एक फंक्शनैलिटीज को लेकर समझेंगे कौन कौन सी वो हमें डेटा दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं जनरली कीवर्ड एक्सप्लोरर को ही देखने वाला हूं। ठीक है, आरएफ में कीवर्ड एक्सप्लोरर को रिसर्च करेंगे, किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करी जा सकती है। ठीक है, आरएफ के थ्रू। चलिए सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की ओर और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो मैं आ चुका हूँ सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ऊपर। ठीक है, आरएफ जहाँ पर लोगो लगा हुआ है उसके साथ बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, डैशबोर्ड, अलर्ट, साइट एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, रैंक ट्रैकर, साइट ऑडिट और मोर में जाएंगे तो और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन दिख जाएंगे। बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आरएफ्स की पहचान है, ठीक है, या जो आरएफ्स का यूएसपी है, वो अभी है कीवर्ड एक्सप्लोरर। ठीक है, अलग अलग टूल्स, एसईओ में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं और अलग अलग टूल्स की अपनी अलग अलग यूएसपी होती है। ठीक है, किसी टूल में कोई फंक्शन बहुत अच्छा होता है, किसी टूल में कोई फंक्शन बहुत अच्छा होता है, किसी टूल का कोई पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है, किसी टूल का कोई पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आरएफ जो है कंप्लीटली 100% परफेक्ट टूल है, बट अभी भी एसईओ पर्सन्स में बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैंने सबसे पहले आरएफ को चुना। तो सीधे मैं आ चुका हूं यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर के ऊपर, और कीवर्ड एक्सप्लोरर में चलिए मैं कुछ एक दो कीवर्ड्स यहाँ पर डालता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से वहां पर मुझे रिपोर्ट्स मिल रही। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक सा एक कीवर्ड डाल रहा हूँ यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और एक सिंगल कीवर्ड में नहीं डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 3 वर्ड्स लिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा, एक तो लॉन्ग टेल नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग टेल भी नहीं है और शॉर्ट टेल भी नहीं है, तो ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा इसी से एनालाइज करेंगे। और जिस सर्च इंजन को एनालाइज करना है वो हो गया हमारा गूगल। ठीक है, यूट्यूब, अमेजॉन, बिंग, याहू, इंडेक्स और भी यहाँ पर है, इनको भी देख सकते हैं आप, बट मैं गूगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो गूगल लेकर मेरे को यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, वो इंडिया हो गई हमारी, और इसको करते हैं सर्च। तो जो सबसे पहला ओवरव्यू आता है आरएफ का वो कुछ इस तरीके से होता है, बहुत इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर होती है। ठीक है, अब कीवर्ड एक्सप्लोर करने में बहुत सारे पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, वो सारे यहाँ पर हैं। मतलब कि अगर आपको ओवरव्यू देखना है तो ये स्क्रीन हो गई आपकी, अभी इन पे आएंगे एक एक चीज के ऊपर कि यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स क्या दिखा रही है हमें और किस तरीके से हमें हेल्प करने वाली है। ठीक है, फिर कीवर्ड आइडियाज लेने हैं या थोड़ा सा और ब्रॉड में जाना है तो वो यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, ये लगभग 7 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। फिर ट्रैफिक शेयर मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो डैशबोर्ड है एक तरीके से, ये कीवर्ड एक्सप्लोरर के लिए फुल्ली डेडिकेटेड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक है और सबसे पॉपुलर चीज है वो है कीवर्ड डिफिकल्टी। तो बात करेंगे कीवर्ड डिफिकल्टी आखिर क्या होती है। तो जनरली हम लोग ये समझते हैं कि अगर कीवर्ड डिफिकल्टी 49 है, ठीक है, जनरली अगर ये 30 टू 70 के बीच में लाई करती है तो ये हार्ड होती है। ठीक है, 70 प्लस में तो फिर एक्सट्रीमली हार्ड या वेरी हार्ड का रेटिंग्स मिल जाती है आपको। ठीक है, तो 49 में भी इसकी सिचुएशन हार्ड है। अब ये हार्ड पता कैसे चलता है, यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो उस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक होना मुश्किल है। ठीक है, अब एक चीज आप थोड़ा सा ये सोचिए इस बात को कि आप किसी एक कीवर्ड के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो क्या उसमें आपकी वेबसाइट के कोई फैक्टर्स काउंट नहीं होंगे। आपकी वेबसाइट के भी तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट का ऑन पेज स्ट्रेटजी कैसी, ऑन पेज इंप्लीमेंटेशन कैसा, आपकी वेबसाइट का ऑफ पेज स्ट्रेटजी कैसे, ऑफ पेज इंप्लीमेंटेशन कैसा है। तो क्या केवल आरएफ ने बता दिया आपको 49 की कीवर्ड डिफिकल्टी, आप समझ जाएंगे ठीक है हमारी वेबसाइट की कंडीशन कोई भी हो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है? ऐसा नहीं। अब बात करते हैं कि ये मैट्रिक आई कहां से, यानी कि जो ये हार्ड की मैट्रिक आपको एक्चुअली दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 49 का स्कोर आपको दिखाई दे रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी का, ये स्कोर आया एक्चुअली कहां से आया। ठीक है, और इस स्कोर का मतलब क्या है, इसने कैसे आरएफ ने कैलकुलेट करके आपको स्कोर दे दिया।
तो एक्चुअली ये करता क्या है, ये जैसे कि इसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को गूगल में सर्च किया, ठीक है, जो टॉप 10 रिजल्ट्स आए, जो टॉप 10 रिजल्ट्स आएंगे, उन टॉप 10 रिजल्ट्स को ये एनालाइज करता है, ठीक है, उनको आपस में रिलेटिवली एनालाइज करेगा और एनालाइज करने के बाद उनकी बैकलिंक प्रोफाइल देखेगा, ये सारी चीजें वो चेक करेगा। उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, इन सबको देख के ये लगता है कि इसकी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो थोड़ी सी हाई होगी, क्योंकि जो बाकी पेजेस रैंक कर रहे हैं, ठीक है, जो बाकी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, उनकी अपनी रिलेटिव पोजीशंस कैसी हैं, यानी कि उनके अपने रिलेटिव जो उन्होंने मेहनत कर रखी है, जो इंप्लीमेंटेशंस कर रखे हैं, वो किस तरीके से हैं, ठीक है। तो इससे एक्चुअली ये पता चलता है कि जो कीवर्ड डिफिकल्टी हो कैसी। आप ये बात एक बार मान सकते हो, बहुत इजी समझने के लिए अगर आप चाहते हो तो ये बात आप मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ठीक है हम इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं तो हार्ड है, बट एक्चुअली मैंने आपको बताया काम किस तरीके से करता है। हार्ड वो कोई आपकी वेबसाइट तो उसको दिख नहीं रही है, और अगर दिख भी गई, ठीक है, अगर मतलब आपने अपनी वेबसाइट की डेटा उसको दे भी दी, तब भी वो ऑन पेज को इवैल्यूएट कर पाए, ये इतना पॉसिबल नहीं है। मतलब इस टाइप का टूल नहीं है कि वो ऑन पेज को इवैल्यूएट कर पाएगा बहुत परफेक्टली, ठीक है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी से आप ये एक आइडिया तो लगा सकते हो, ठीक है, कि इसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हार्ड है, इस कीवर्ड के लिए थोड़ा सा मुश्किल है रैंक करना, बट ये काम ऐसे ही करता है कि उसने आपके जो भी सर्च इंजन में जो भी पेजेस रैंक हुए उनके बैकलिंक की प्रोफाइल, ये सारी चीजें स्टडी करता है और उसके बाद एक रिफ्लेक्शन देता है कि अच्छा हाँ ये इस कीवर्ड के ऊपर इतनी मुश्किल आने वाली, और उसको इसने रेटिंग्स दे दी। और ये रेटिंग्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिखेगा लोगैरिथम। लोगैरिथम जो है ये लोगैरिथम रेटिंग है। अब लोगैरिथम रेटिंग को किस तरीके समझते हैं, देखो जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है कि आपको किसी चीज के पोजीशन के बीच में रैंक करने में कुछ मेहनत आती है, जैसे हम कहें 30 to 40 के बीच में अगर आपको कुछ एक्स एफर्ट्स लगते हैं, तो वो एक्स एफर्ट्स जब आप 40 से 50 में जाएंगे तो बढ़ जाएंगे, 50-60 में जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 60-70 में जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 30 से 40 के बीच में अगर आप 3 बैकलिंक से रैंक कर जाते हो, एक एग्जांपल में ले रहा हूं, एक सिचुएशन ले रहा हूं, तो 40 से 50 में आप 3 बैकलिंक्स में रैंक नहीं कर पाओगे, 4 लगाने पड़ेंगे। मतलब उतना ही चीज आगे की पोजीशन में उतने ही परसेंटेज या उतनी ही वैल्यू गेन करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए चला गया हूं कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए, क्योंकि इसको लेके मिसकंसेप्शन बहुत है कि आखिर ये डेटा आती कहां से, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें इतनी जो है एडवांस नहीं है। अगर आप देखें यहाँ सर्च वॉल्यूम, तो सर्च वॉल्यूम हम लोग को समझ में आता है 42K है, 42K सर्च वॉल्यूम है, और ये मंथली एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम होता है हमारा। अच्छा, एक क्वेश्चन सर्च वॉल्यूम से और भी आता है, या एक प्रॉब्लम और भी आती है, वो ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे से, यानी कि जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं उबर सजेस्ट से या गूगल के कीवर्ड प्लानर से, तो वहां पर डेटा अलग आ रही है, यहाँ पर डेटा अलग आ रही है, ऐसा क्यों? देखो जो सोर्स है, इनके पास भी जो डेटा लाने का सोर्स है वो गूगल ही है, ठीक है। गूगल पे सर्चेज हो रही है तो गूगल से ज्यादा तो किसी को नहीं पता होगा, तो आरएफ भी वहीं से लेता है, बट ये और भी थर्ड पार्टी जगहों से भी डेटा लेते हैं, तो उन सबको मिक्स करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट वे में उसको रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो अगर डेटा में थोड़ी सी एम्बिग्युइटी आपको दिखती है, एम्बिग्युइटी कहने का मतलब मेरा केवल यही है कि अगर आपको लगता है कि ठीक है जो उबर सजेस्ट की वो डेटा थोड़ी सी अलग है, जो कीवर्ड प्लानर है उसकी डेटा कुछ और आ रही, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेते तो ये गूगल से ही है सारा सोर्स, लेकिन उसमें और थर्ड पार्टी के भी जो इंप्लीमेंटेशंस होते हैं उनको भी ये करते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर्च वॉल्यूम में कितने क्लिक्स आए, कितने नहीं क्लिक्स नहीं आए, ठीक है, नॉट क्लिक क्लिक, इसका भी रेशियो है। और उसके बाद आप देखेंगे ये जो आरआर लिखा हुआ है छोटा सा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैट्रिक है। अगर हम इसको देखें यहाँ पर पढ़े तो ये लिखा हुआ है रिटर्न रेट। अब रिटर्न रेट ये बताता है कि एक यूजर जो है वो 30 दिन में फिर से वापस आता है कि नहीं आता है सेम क्वेरी पे। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे फेसबुक के लॉगिन का, एक एग्जांपल ले लेते हैं फेसबुक के लॉगिन का, ठीक है। तो यूजर आएगा, फेसबुक गूगल में सर्च करेगा, ठीक है, उसके बाद चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फेसबुक को एक ही बार सर्च करता है, ठीक है। तो फेसबुक को जब वो बार बार गूगल में आएगा, अब जब भी उसे लॉगिन करना होगा तो फिर से आएगा गूगल में, ठीक है, गूगल में आएगा, फिर से फेसबुक टाइप करेगा। जरूरी नहीं कि हर बार वो facebook.com ही टाइप करे यूआरएल में और वहां से ही फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर जाए, ये कंपल्शन नहीं है। बट सीन्स या सिनेरियोज ऐसे भी हो सकते हैं कि वो गूगल में सर्च करता है, और गूगल में सर्च करने के बाद जब गूगल में सर्च करता है फेसबुक, उसके बाद वो फेसबुक एक्सेस करता है। तो ये सिचुएशंस भी हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्योंकि फेसबुक एक यूजर 30 दिन में बहुत बार एक्सेस करेगा, ठीक है, जब भी उसको फेसबुक अपना एक्सेस करना होगा तब वो आ रहा है, गूगल में ही टाइप कर रहा है फेसबुक और फिर उसकी वेबसाइट पे जा रहा है। तो वो जो बार बार वो कर रहा है, जो रिटर्न बार बार वो करता है, उसको हम रिटर्न रेट बोलते हैं, ठीक है। तो वो रिटर्न रेट है। देन यहाँ पर सीपीएस की मैट्रिक्स है, यानी क्लिक्स पर सर्च, कितनी सर्चेज हो रही हैं और उसमें से कितने क्लिक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। अभी हम एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर ही हैं, तो ये वाला जो सेक्शन है ना आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता है। अब क्लिक्स कितने आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं एवरेज, और ये सब चल रहा है मंथली, एवरेज मंथली है ये, इस चीज को समझिएगा।
क्लिक्स चल रहे हैं 30K, ठीक है। अब 30K हो चुके हैं क्लिक्स, तो पेड कितने, ऑर्गेनिक कितने, इसको भी डिवाइड कर दिया। कॉस्ट पर क्लिक कितनी आई, अगर आप इस कीवर्ड को लेकर ऐड लगाना चाहें तो आप एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आपको देनी पड़ जाएगी $2.5, राइट। $2.5 आपको एवरेज कॉस्ट पर क्लिक देनी पड़ जाएगी। और ये भी नहीं कि ये केवल गूगल का ही है, ठीक है, ये एक एवरेज लेता है, दूसरे भी सर्च इंजन को ये ले लेता है। अब वजह बताऊं मैं अगर, तो वजह ये है क्योंकि वो इस कीवर्ड, आप क्या कर रहे हो, आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड की एनालिसिस कर रहे हो। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड की एनालिसिस कर रहे हो तो क्या करता है, इस कीवर्ड की कमर्शियल वैल्यू या मार्केट वैल्यू आपको निकाल के देना चाहता है, RF, ठीक है, एक एवरेज मार्केट वैल्यू आपको निकाल के देना चाहता है। तो ये एवरेज है, हो सकता है गूगल पे थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है बिंग के ऊपर थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, बट ये उसने एवरेज निकाल के दे दी, ठीक है। तो इस मामले से बहुत सी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं, मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हैं RF के टूल में जिसको हम समझते नहीं कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम है यहाँ पर क्योंकि मैं इंडिया के लिए सर्च कर रहा हूँ तो ये तो इंडिया की पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, आपको स्केल भी दी हुई है पूरी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। बाकी यहाँ पर ग्लोबल वॉल्यूम भी दिया हुआ है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखना चाहें तो वो भी इस तरीके से। अच्छा, हर एक क्वेरी का कोई ना कोई पेरेंट टॉपिक जरूर होता है, ठीक है, यानी हर क्वेरी किसी ना किसी एक बड़े टॉपिक के अंडर आती है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं एसईओ की, एफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है, गूगल एड्स की, बिंग एड्स की, फेसबुक एड्स की, तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी एक पेरेंट कीवर्ड के अंडर आता होगा, या हम कहें पेरेंट टॉपिक के अंदर आता होगा, वो हो गया हमारा पेरेंट टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसका वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है। नंबर 1 रिजल्ट फॉर द पेरेंट टॉपिक, मतलब इस टॉपिक के लिए जो पेरेंट टॉपिक है इसका नंबर 1 रिजल्ट्स पे कौन आ रहा है, सिंपली लर्न जो है वो CRPs में सबसे ऊपर रैंक करी, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद कीवर्ड आइडियाज का जो सेक्शन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा उसका यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया, बट इसको मैं अभी यहाँ पर जब मैं आऊंगा तब और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद SERP पोजीशन हिस्ट्री फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दी हुई है। तो जो यहाँ पर अभी टॉप में 5 रैंक कर रही हैं, ठीक है, इन्हीं का दिया हुआ है कि इन्होंने अपनी पोजीशंस टाइम टू टाइम किस तरीके से इनकी पोजीशन या रैंकिंग में किसी तरीके का फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो ये थोड़ी सी कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो जाएगी, या मैं इसको कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं बोलता हूं, मैं तो इसको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की एनालिसिस बोलता हूं, क्योंकि कई बार हम कीवर्ड रिसर्च में और कंपटीशन रिसर्च में इतना जो है अपना टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं कहूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पर, बट ऐसा नहीं है कि आप फिर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को इग्नोर कर दो। बहुत से लोग सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस को इग्नोर कर देते हैं, बट जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज भी ओपन होता है किसी क्वेरी के ऊपर, उसको भी आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करना है। केवल आपको कीवर्ड के ऊपर और केवल कंपटीशन के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। उसके बाद SERP का पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। और SERP के एलिमेंट्स के ऊपर या SERP के फीचर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो SERP बन रहा है, यहाँ पर ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक के साथ साथ पीपल ऑल्सो आस्क का भी सेक्शन दिख रहा है। उसके साथ साथ ये जो 4 एडवर्ड्स हमें दिखते हैं ऊपर, वो भी दिख रहे हैं। साथ ही साथ किसी एडवर्ड के साथ अगर साइट लिंक है तो वो भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि लिंक्स वगैरह तो क्रॉलर बड़ी आसानी से ले लेते हैं, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको लेने में। जो गूगल एड्स के नीचे आते हैं वो भी दिख रहा है, उसके भी साइड लिंक्स दिख रहे हैं। तो ये पूरा आपको एक लेआउट टाइप का मिल जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया ना कि सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो देखो यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये तो कम ही लिखे हुए हैं, बट और भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और उनके साथ साथ उनकी मैट्रिसेस एसोसिएटेड है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं तभी आपको समझ में आएगा। ये बाकी की मैट्रिसेस जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब क्योंकि आप लोग क्या करते हो, क्योंकि जब आप फ्री टूल यूज करते हो तो इन चीजों को बहुत ज्यादा आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। आपने कीवर्ड को देख लेते हो, कीवर्ड की डिफिकल्टी देख लेते हो, ठीक है। ऊबर सजेस्ट भी बताता है आपको कीवर्ड की डिफिकल्टी, वो आप देख लेते हो, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, वॉल्यूम कैसा हो रहा है, टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। बट और भी बहुत सी चीजें होती है जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। पेड टूल्स नहीं है, फिर भी आप कहीं ना कहीं से उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो ऊबर सजेस्ट में भी इस टाइप की थोड़ी बहुत मैट्रिसेस आपको मिल जाती है। कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिटर रिव्यू उस चीज को बोलते हैं, बट मैं बोलता हूं कि आप SERPs का रिव्यू अच्छी तरीके से करा करें। उसके बाद यहाँ पर RF की रैंक है, ठीक है, वो RF रैंक अपनी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे कि ये जो आपका कोई एक पेज रैंक कर रहा है, ठीक है, इसके साथ जो इसके कॉम्पिटिटिव पेजेस होते हैं, यहाँ हम कहें इसके जो रिलेटिव निश के पेजेस होते हैं, उनके साथ वो इसको कंपेयर करता है और उसकी रैंक एक असाइन कर देता है, ठीक है। अब इस बात को ऐसे सोचो कि आपकी स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, उसका कंपैरिजन क्या न्यूज की वेबसाइट के साथ होगा? नहीं होगा ना भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स की वेबसाइट का कंपैरिजन तो स्पोर्ट्स की वेबसाइट के साथ ही होगा, तभी वो RF इसको कोई रैंक देगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, RF रैंक प्रोवाइड करता है, आपकी जो वेबसाइट है उसको उसी वेबसाइट की निश के साथ कंपेयर करता है। और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर दूसरी जो मेट्रिक है वो डोमेन रेटिंग है, ठीक है।
कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट की डोमेन रेटिंग कौन सी है, यूआरएल रेटिंग कौन सी, और ये दोनों रेटिंग जो है जनरली जो है वो बैकलिंक्स पे डिपेंड करती है। फिर नंबर ऑफ बैकलिंक्स, नंबर ऑफ डोमेन्स जिनसे बैकलिंक्स मिल रहा है, ट्रैफिक कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, टॉप कीवर्ड कौन सा है, वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आरएफ में मिलता है आपको, ठीक है। अब ये बात कर ली हमने ओवरव्यू की, अब इसके और डिटेल में आपको अगर जाना है तो यहाँ आना पड़ेगा। जैसे कीवर्ड आइडिया जिसकी हम बात कर रहे थे, भाई कीवर्ड एक्सप्लोरर को क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम बेहतर कीवर्ड ढूंढ पाए। तो एक कीवर्ड मेरे पास है सीड कीवर्ड अपना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर, कीवर्ड आइडियाज में जाते हैं। अब कीवर्ड आइडियाज में लोग गलती क्या करते हैं कि यहीं पे जो डेटा दिख रहे हैं इसी में से शुरुआत के 3 4 5 उठा लेते हैं वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी के बेसिस पे, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं गूगल कीवर्ड प्लानर से, तो वहां पर आपको डिफिकल्टी देखने को मिल जाती है डिफिकल्टी के बेसिस पे, और सर्च वॉल्यूम, मंथली एवरेज सर्च वॉल्यूम के बेसिस पे आप केवल डिसाइड कर लेते हो वहां पे, ठीक है। जो कंपटीशन होता है कि लो है, हाई है, मीडियम है, क्या है, उसके बेसिस पर और वॉल्यूम के बेसिस पर आप तो वहां से डिसाइड कर लेते हो। बट यहाँ आपको और भी ज्यादा चीजें मिलती हैं, ठीक है। बट आरएफ के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आरएफ यूज करते हैं, बट क्योंकि कई बार लोग जो है ना फ्री टूल्स तो यूज कर लेते हैं, बहुत सारे टूल्स भी मिल जाते हैं, बट क्योंकि लोग पेड टूल्स अफोर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, या खरीदते नहीं, तो ऐसे में उनको उससे बहुत कुछ सीखने को भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने सीरीज शुरू की है कि आपको एटलीस्ट उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाए कि टूल किस तरीके से काम कर रहा है, कौन कौन से ऑप्शंस है, राइट। सो यहाँ पर अगर आप इन चीजों को देखें ना, तो इसको आप जितना अच्छी तरीके से यूज करेंगे आपकी कीवर्ड फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी तरीके से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 6018 कीवर्ड्स हैं, बट ये हमारे काम के नहीं। आप देखो तो इसमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मतलब जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है उससे रिलेटेड नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्रेज टर्म कर दिया, ठीक है। अब फ्रेज टर्म में क्या होगा, फ्रेज टर्म में ये होता है कि भाई हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का टर्म आना ही आना चाहिए, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बिल्कुल यूज होना ही चाहिए। जितने भी कीवर्ड्स हैं वो देखो अब शॉर्टलिस्ट हो गए, लगभग 6000 कीवर्ड्स थे, वो कम होके कितने हो गए, 3200 कीवर्ड्स रह गए, लगभग 3200 ही कीवर्ड्स रह गए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक फिल्टर लगाया कि अब फ्रेज मैच करना है। फ्रेज मैच में क्या है कि आपका कीवर्ड यहां पर दिखाई तो देगा कीवर्ड आइडियाज में, लेकिन उसी ऑर्डर में दिखाई देगा जिस ऑर्डर में आपकी क्वेरी है, ठीक है। फ्रेज मैच कर देगा, ठीक है उसको। तो फ्रेज मैच के हिसाब से ये शॉर्टलिस्ट कर दिया इसको। आप चाहे तो और भी यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने वॉल्यूम के बेसिस पर अगर मैं करना चाहूं तो आप देखेंगे ये वॉल्यूम के बेसिस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्लिक्स के बेसिस पे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा। अब ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो इस पे क्लिक्स हैं लगभग 30,000 क्लिक्स पर सर्च जो है वो भी आपको दिख रही है। रिटर्न रेट, एसएफ एक्चुअली हमारा जो सर्च फीचर्स होती है ना उसमें बता रहे कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आपको कितनी सर्च फीचर्स में देखने को मिलते हैं रिजल्ट, तो लगभग 6000 फीचर्स में है। एडवर्ड टॉप में भी दिखता है, साइट लिंक्स, पीपल आल्सो आस्क, टॉप स्टोरीज, थंबनेल्स, एडवर्ड्स बॉटम। तो ये सर्च फीचर्स है। इसका पेरेंट टॉपिक एसईआरपी अगर आप इसकी देखना चाहें इस कीवर्ड की तो देख सकते हैं, ठीक है। वो तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। चलिए दूसरा कीवर्ड हम देखते हैं यहाँ पर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। इस पे मैं करता हूँ और इसकी एसईआरपी एक बार देखता हूं मैं। तो आप देखेंगे कि ये देखो इस कीवर्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से एसईआरपी आ रही, वो भी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही। तो बहुत कुछ एनालिसिस करने को है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है एसईआरपी फीचर्स भी दिख रहे हैं। तो बहुत डिटेल है, ठीक है। जितनी डिटेल में आप जाओगे उतनी क्लियरिटी आपको होगी। अब सभी का पेरेंट टॉपिक भी आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी सेम टर्म्स में अगर हम आए तो ये भी कीवर्ड रिसर्च है, बट इसमें क्या करता है, फ्रेज मैच में क्या था अभी आपने देखा कि फ्रेज मैच में वो जो हमारा कीवर्ड है वो होना चाहिए क्वेरी में, ठीक है। यहाँ कीवर्ड्स में होना चाहिए और साथ ही साथ वो उसी ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ होना तो चाहिए बट उसी ऑर्डर में होना चाहिए, इसका कंपल्सन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। ऑल्सो रैंक फॉर भी हमको मिल जाता है। अब ऑल्सो रैंक फॉर सजेस्टेड टाइप का है, ठीक है, सर्च सजेस्टेड टाइप के। तो इसमें आप देखेंगे थोड़े से इनएप्रोप्रिएट कीवर्ड्स होंगे, बट यहाँ पर आपको हेल्प मिल सकती है। कई बार आप ऐसे कीवर्ड्स भी ढूंढते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड जो थोड़े से साइड में हो, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट आप चाहेंगे जो आपका सीड कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट मिल जाए, तो हर बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। उसके बाद आ जाइए आप सर्च सजेशंस पे, ठीक है। तो सर्च सजेशंस में भी आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे और वही सारी मैट्रिसेस हैं। न्यूली डिस्कवर्ड, तो टाइम के साथ अगर कोई नया कीवर्ड जो है इनका जो क्रॉलर है वो डिस्कवर करता है तो वो दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर कुछ टाइम चेंज करूं तो आप देखेंगे जब टाइम चेंज होगा तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और मैं बात करूं जैसे मैं गया था फ्रेज मैच के ऊपर, तो बेस्ट चीज क्या होती है कीवर्ड रिसर्च की, आप इस कीवर्ड को जितना नैरो करते लेकर जाओगे उतना बेहतर होगा। जैसे मैं फ्रेज मैच पे गया, अब मैं यहां पर करता हूं इंक्लूड और यहां लिख देता हूं इन जोधपुर। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर यही होगा तभी दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये केवल एक कीवर्ड हमको दिख रहा है, ठीक है, और यहां पर एक ही कीवर्ड है इन जोधपुर। इसको एग्जैक्ट क्योंकि फ्रेज मैच में था तो ये फ्रेज मैच में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर में इसी तरीके से ये दिखाई देगा, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम कम है। तो इस तरीके से आप फिल्टर्स
जितने अच्छे लगाओगे उतना बेहतर होगा, मतलब फिल्टर जितने परफेक्टली आप लगाओगे उतना अच्छा आप यूटिलाइजेशन ले सकते हो कीवर्ड एक्सप्लोरर का। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हो ट्रैफिक शेयर का भी एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो हर कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक होता है, यानी कि हर कीवर्ड भाई सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आपको रिजल्ट देगा। हर कीवर्ड को जब आप सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो वेबसाइट्स होंगी, वो लिंक्स होंगी। अब उन वेबसाइट लिंक्स में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ये हैं, तो अब उनके ऊपर किस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो सिंपली लर्न के ऊपर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है, ठीक है। और यहीं से आप चाहो तो ये सिंपली लर्न का थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसको ओवरव्यू मिल जाएगा, इसके रेफरिंग डोमेन्स कितने, इसके बैकलिंक्स कितने, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अभी ये रेफरिंग डोमेन्स और बैकलिंक्स की बात हम लोग करेंगे जब मैं साइट एक्सप्लोरर पे जाऊंगा या दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनको यूज करूंगा, तब उनकी भी बात होगी। तो आप वीडियोस को देखते रहिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस वीडियो के बाद मैं एंड कर दूंगा आरएफ की सीरीज, आरएफ में और भी ज्यादा आपको चीजें मिलेंगी, फिर एंड में टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगा। अभी तो आप थोड़ा सा ओवरव्यू वगैरह ले लें, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस हैं और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो डोमेन्स के हिसाब से देखा जाए तो सिंपली लर्न ने सबसे ज्यादा ट्रैफिक खींचा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड से। पेजेस की बात करी जाए तो सिंपली लर्न का ही पेज होगा जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ हेयर इट इज, ठीक है, सिंपली लर्न का ही पेज है और 15% तो यही ट्रैफिक ले गया और 13% यूडेमी ले जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो गूगल का ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो ले जाएगा ट्रैफिक, ठीक है। तो इससे आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली जो आरएफ का प्लेटफॉर्म है उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर के लिए, ठीक है, या कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। इनकी अपनी बहुत सारी मैट्रिसेस हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पर कुछ टाइप करता हूं, जैसे बाई ऑनलाइन शूज, इस टाइप से मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखेंगे उसी तरह अब यहाँ पर हार्ड दिख रहा है क्योंकि 30 से 7 हार्ड का ग्राफ चलता है। और उसके बाद से यही वही चीजें हैं सारी, यहाँ पर ओवरव्यू है। और फिर कीवर्ड्स में अगर आपको डीप में जाना है तो मैं जो टिप आपको बता रहा हूँ वो यही है कि इन चीजों को फिल्टर करो, ठीक है। अगर आपके पास आरएफ नहीं है फिर भी अगर आप फ्री टूल यूज करते हो तब भी जितना ज्यादा फिल्टर लगाओगे, जितना ज्यादा उसके एक्यूरेट पहुंचने की कोशिश करोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो गाइज इसमें इतना ही ऑप्शंस है, ठीक है, इस पेड टूल में इतने ही ऑप्शंस है। अब आपको एनालिटिकली और बहुत दिमाग लगा के इसको यूज करना है। मोर फिल्टर्स में फिल्टर्स ही लगाने के सारे ऑप्शंस है आपको। आप जैसे चाहते हो कि जिनके ऊपर 10,000 क्लिक्स मिनिमम आए हैं, मैक्सिमम 10,000 से 15,000 के बीच में जिनके ऊपर क्लिक्स आए, आप उनको टारगेट करना चाहते हो तो आप उसका फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको तो ये चीजें बहुत ज्यादा करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे जैसे अगर आप आरएफ को यूज करना चाहते हो प्रोफेशनली तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आरएफ का कीवर्ड एक्सप्लोरर में कौन कौन से ऑप्शन हमें दे रहा है और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो पेड टूल्स होते हैं उनकी एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। उसी में हम लोगों ने देखा था कि आरएफ्स का जो हमारा कीवर्ड एक्सप्लोरर का फंक्शन होता है, कीवर्ड एक्सप्लोरर टूल होता है, उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं और उसमें कौन कौन से हमें ऑप्शंस मिलते हैं, कौन कौन से फंक्शंस मिलते हैं, इस चीज को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर ली थी। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे साइट एक्सप्लोरर के बारे में। तो आरएफ्स का जो साइट एक्सप्लोरर का फंक्शन है या जो साइट एक्सप्लोरर का टूल है वो बेसिकली काम करता है बैकलिंक्स प्रोफाइल को एनालाइज करने में। अब वो चाहे बैकलिंक्स आपके भी हो या आपके कॉम्पिटिटर के, आप दोनों के ही बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट के जो बैकलिंक्स है, चाहे वो डोमेन लेवल पर हो, चाहे वो किसी पेज लेवल पर हो, चाहे सब डोमेन लेवल पर हो, उनकी एनालिसिस करने में आपको आरएफ का ये वाला फीचर हेल्प करता है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से जो साइट एक्सप्लोरर है वो काम करता है आरएफ में। सीधे चल लेंगे लैपटॉप स्क्रीन की ओर और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आपको सीधे जाना है साइट एक्सप्लोरर के ऊपर। साइट एक्सप्लोरर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर डोमेन एंटर करना है, या आप चाहें तो आप अपना यूआरएल एंटर कर सकते हैं। तो मैं एक बार डोमेन से शुरुआत करता हूं, ठीक है। और एक बार मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये जो हमारी WS क्यूबटेक है यही हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। आप चाहें तो अपने कॉम्पिटिटर को भी एनालाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर डोमेन ही सेलेक्टर रखता हूं मैं। चाहें तो आप बहुत सी चीजें एग्जैक्ट यूआरएल चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपका ब्लॉग है, इंडिविजुअल ब्लॉग वगैरह जब आपके होते हैं उस केस में आप एग्जैक्ट यूआरएल प्रीफर करते हैं। उसके बाद मैं सर्च करूंगा तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है अब यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको आरएफ रैंक मिल जा रही है, देन आपको यहाँ पर यूआरएल रैंक मिल जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको डोमेन रैंक मिल जा रही है। तो डोमेन की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द बैकलिंक्स वो आपको यहाँ पर दिखती है। यूआरएल की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द बैकलिंक्स वो आपको यहाँ पर दिखती है। इनकेस अगर आपने डोमेन ही यहाँ पर एंटर किया हुआ है तो ये आपके होम पेज को ले लेता है। और उसके बाद बैकलिंक्स के नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। बैकलिंक्स के पूरे नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कितने एक्वायर किए आपने, रेफरिंग डोमेन्स, ठीक है। एक डोमेन से हो सकता है एक से ज्यादा बैकलिंक्स आपको मिल रहे हो, तो रेफरिंग ओवरऑल डोमेन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जिन पे आप जो है आपकी वेबसाइट रैंक करती है। अब ये बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स जिनमें आपकी वेबसाइट टॉप 100 में रैंक करती है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में,
वो नंबर्स आपको यहाँ पर दिए हैं, वो नंबर्स हैं लगभग 3200, ठीक है। तो 3200 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो डोमेन है वो रैंक करता है। देन ऑर्गेनिक ट्रैफिक का काउंट है यहाँ पर, कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, एंड देन ट्रैफिक वैल्यू, यानी इतना ट्रैफिक अगर पीपी से आ रहा होता तो आपको कितनी वैल्यू पे करनी पड़ती। तो ये क्योंकि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट में ओवरव्यू है ना, तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू दिया हुआ है, पूरी बैकलिंक प्रोफाइल यहाँ पर बनी हुई। देन ऑर्गेनिक सर्च के बारे में पूरा आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगी, ठीक है। देन पेड सर्च के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकेस अगर आपने इस डोमेन के थ्रू कोई एड रन किया, यानी कि ये अगर लैंडिंग पेज, इस डोमेन से रिलेटेड कोई लैंडिंग पेज था, तो वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती। आ जाते हैं लेफ्ट वाले नेविगेशन के पास, जो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर आप बैकलिंक्स के ऊपर जाएंगे तो पूरा बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको बैकलिंक्स से मिलेगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आप ग्रुप भी कर सकते हो, मतलब कि अगर आप देखना चाहते हो कि जो बहुत सारे डोमेन से आपके पास बैकलिंक्स आ रहे हैं, आप देखना चाहते हो केवल एक ही लिंक उस पर डोमेन हम देखना चाहें ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो यहाँ पर, तो वो भी आप काम कर सकते हो। ऑल चाहो तो ऑल कर सकते हो, सिमिलर बैकलिंक्स को एक साथ ग्रुप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल सबसे ब्रॉड है। देन लिंक टाइप है जिसके बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहो, प्लेटफॉर्म्स है जिनके बेसिस पे आप फिल्टर करना चाहो, लैंग्वेज, ट्रैफिक के बेसिस पे अगर आप करना चाहो, तो बहुत जो ये फिल्टर के ऑप्शंस आपको दिए होते हैं ये बेस्ट है। किसी भी पेड टूल्स में अगर आप जाएंगे तो फिल्टर के ऑप्शन को जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं यूज करेंगे, ये मैंने आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर वाले वीडियो में बताया था कि जितने अच्छी तरीके से आप फिल्टर्स को यूज करेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए अपनी एनालिसिस करना, चाहे वो बैकलिंक्स की हो चाहे वो कीवर्ड की हो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ये रेफरिंग पेज, ये जहां से बैकलिंक आ रहा है और इसका DR UR दिया हुआ है। रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, 112 हैं, ठीक है। लिंक्ड डोमेन्स कितने हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। एक्सटर्नल लिंक्स जो रेफरिंग पेज के हैं वो, मंथली ट्रैफिक, नंबर ऑफ कीवर्ड्स, एंकर एंड बैकलिंक, जो आपका अपना बैकलिंक है, एंकर है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। इससे कहां पर आपको मिल रहा है, ये एंकर टेक्स्ट है, नो फॉलो बैकलिंक है, और ये तो आपकी इंफॉर्मेशन है। बट अगर आप यही सोचिए आपकी अगर आपके जो कॉम्पिटिटर है उसकी इंफॉर्मेशन होती तो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता, ठीक है। यहां पर भी आपको दिख रहा है ये आपका बैकलिंक बना हुआ है, ये आपका एंकर टेक्स्ट है, ठीक है। ये रेफरिंग पेज है जहां से आपको बैकलिंक मिल रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आप अच्छी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कहीं काउंटर है कुछ, यहाँ पर काउंटर ये लगा हुआ है, ये 2284 बैकलिंक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 2284 लाइव बैकलिंक्स आपको दिख रहे हैं और बहुत डिटेल है, जितने भी चाहें आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इतनी डिटेल्ड बैकलिंक प्रोफाइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर न्यू बैकलिंक्स जो आपने एक्वायर किए वो भी, और ऊपर देखेंगे तो आपको उसी टाइप के फिल्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो डेट वाइज आप मंथ वाइज कितने बैकलिंक्स एक्वायर कर रहे हैं वो सारे दिए हुए हैं, कौन सा बैकलिंक कब मिल रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। ये जैसे नया बैकलिंक बना हुआ है 2 डेज पहले फाउंड है तो वो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लॉस्ट बैकलिंक्स की पूरी प्रोफाइल आपको दिखेगी, अगर आपने लॉस्ट किए हैं कोई बैकलिंक्स तो वो दिखेंगे। ब्रोकन जो बैकलिंक्स है वो भी दिखेंगे। तो बैकलिंक्स के लिए जितनी चीजें जरूरी हो सकती है वो सभी दिख रही हैं। अगर आप किसी एक पे क्लिक करेंगे तो भी आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे एक बार अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा रेफरिंग पेज कौन सा है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एंकर्स की अगर आप स्टडी करना चाहें तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आप देखेंगे कि जो आपके लाइव एंकर्स हैं वो कौन कौन से, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके वर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई 2 वर्ड वाला एंकर टेक्स्ट कौन सा है, मेरा 1 वर्ड वाला कौन सा है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत डिटेल में मिल जाएगा। तो बैकलिंक से रिलेटेड कुछ भी बचता नहीं है, साथ ही साथ डू फॉलो, नो फॉलो, ये तो बहुत बेसिक चीजें पता ही चल जाता है। देन रेफरिंग आईपीज, ठीक है, जो भी रेफरिंग पेजेस हैं उनकी आईपीज के बेसिस पे यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आपको जो है आईपी से रिलेटेड कुछ ब्लॉक करना है या कुछ चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, किस आईपी से आपको कितने बैकलिंक्स मिल रहे हैं। इंटरनल बैकलिंक्स का भी न्यू फीचर है, आपको यहाँ पर उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी। देन लिंक इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो आप अपने यहाँ पर कॉम्पिटिटर का या कोई भी दूसरे डोमेन्स अगर आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग डोमेन्स के ऊपर जो लिंक प्रोफाइल्स हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि अगर एक कोई लिंक बना हुआ है, एक कोई लिंक है वो एक पर्टिकुलर वेबसाइट एक्स है उसके लिए है, तो अगर वही लिंक एक दूसरी वेबसाइट है जो वाई है उसके लिए होगा तो वहां पर डेफिनेटली लिंक इंटरसेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी बात मैंने मॉज वाला एक वीडियो था किस तरीके से मॉज में लिंक इंटरसेक्ट टूल काम करता है उसमें मैंने बताया था, तो उसमें मैंने इसकी बेसिक्स की बात करी थी। वही फंक्शन है वो यहाँ आरएफ्स में भी दिया हुआ है, वो वहां मॉज में भी था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च, ये तो बैकलिंक की बात हो गई। अब बैकलिंक में इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बट सबसे इंटरेस्टिंग जो मैंने बात बताई ना कि अगर आप इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटर है और उसके सारे बैकलिंक्स के बारे में आपको पता चल जाता,
और ये तक पता चल जाता है कि उसके जो बैकलिंक्स उसने एक्वायर किए वो रेफरिंग पेजेस की क्या वैल्यू है। तो बहुत डिटेल है, मतलब जहां जिस तरीके से आप काम करना चाहें बैकलिंक से ऊपर, उस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। पूरी जो मैं बात कहूंगा सारी चीजें ओपन हो जाती हैं यहाँ पर। अगर हम ऑर्गेनिक सर्च में देखें तो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स देखते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनिक सर्च में ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और ये जो यहाँ पर डोमेन है इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो पोजीशन वाइज अगर आप फिल्टर करना चाहें तो पोजीशन वाइज फिल्टर कर सकते हैं। वॉल्यूम, ये सारे वही बेसिक हैं, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी। तो थोड़ा सा वीडियोस को अगर आप सीक्वेंस में एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है, इसका ये वॉल्यूम है, कॉस्ट पर क्लिक, ट्रैफिक, इसकी पोजीशन, इस पे हमारा ये वाला यूआरएल रैंक करता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में, राइट। तो ये भी पता चल जाता है कहां पर रैंक करता है, तो एक्चुअली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रैंक करता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाएंगे तो और ज्यादा आपको यहाँ पर डिटेल पता चलेगी कि ये थ्रू डिफरेंट डेज ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहा था अभी तक। ठीक है, आपकी वेबसाइट या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट किन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे सबसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है, वो चीज आपको यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए एक बार जैसे यहाँ पर इसको लाइव टेस्ट करना चाहें अगर आप कर सकते हैं। पोजीशन 2 पे ये आ रहा है HTML क्विज। मैं यहाँ पर एक बार टाइप करता हूँ, यहाँ पर पोजीशन 2 पे HTML क्विज से हमारी वेबसाइट आ रही है या नहीं। तो मैं टाइप करता हूँ, ये देखिए WS क्यूबटेक क्विज HTML। तो ये जो है बहुत एक्यूरेट बताता है। अब ये चीज आप बार बार मैनुअली किन्हीं कीवर्ड्स पे जाके तो चेक नहीं कर सकते कि हमारी वेबसाइट कहाँ रैंक करी, कहाँ नहीं रैंक करी। यहीं से चेक करना पड़ेगा, सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल में ले लीजिए, जिस तरीके से रिपोर्ट बनानी है उस तरीके से रिपोर्ट बनाने के। क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया की और इंडिया में किन किन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे हमारी वेबसाइट रैंक हो रही, वो बाकी जो दूसरे देश हैं उसमें, और चाहे तो और भी यहाँ पर कंट्रीज हैं उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, बट हमारी प्रायोरिटी तो बेसिकली इंडिया ही है, तो मैं इंडिया ही देख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार। जो ये थ्रू आउट द जो टाइम है उसका जो ग्राफ यहाँ पर दिख रहा था अभी वो, तो ये 3 मेन कीवर्ड्स अगर आपको देखा जाए, 3 पे हम रैंक कर रहे हैं। ठीक है, ये HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चन पे भी 8th पोजीशन पे हमारा डोमेन रैंक करता है। ठीक है, और WS क्यूबटेक पे डेफिनेटली फर्स्ट पे ही आएगा। ठीक है, अब ये भी देखना होगा कि ट्रैफिक किससे आ रहा है, किससे ज्यादा आ रहा है, किससे कम आ रहा है। तो इससे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है इस कीवर्ड का। तो इसके बेसिस पे जब आप अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी करते हैं तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे कॉम्पिटिटर का, ये देखो ये जिस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा है उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम इतना हाई है। ठीक है, तो उस अगर वहां पर बहुत हाई है और उससे ट्रैफिक भी उसी रेशियो में आएगा। ठीक है, अगर ज्यादा, देखिए ज्यादा वॉल्यूम होगा किसी कीवर्ड सर्च का तो डेफिनेटली उसके उसके थ्रू जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगा वो भी काफी हाई ही होगा। ठीक है, न्यू है, देन टॉप पेजेस। तो हमारे डोमेन के अंदर हमारे कौन से पेजेस हैं जो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो भी आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रैफिक जो है सबसे ज्यादा हमारे होम पेज पे आ रहा है। ठीक है, और हमारा होम पेज 181 कीवर्ड्स पे रैंक करता है, तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो रैंकिंग है ना ये एक्चुअली 100 टॉप 100 रिजल्ट्स के लिए होती है कि आपका पेज जो रैंक कर रहा है, ये बोल रहे हैं कि भाई 181 कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, तो कहाँ किस पोजीशन में रैंक कर रहा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये ऐसे तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो वो टॉप 100 में जहां पे भी रैंक करता है वो बता देता है आपको टॉप कीवर्ड कौन सा है, ये इससे वॉल्यूम इतनी मिल रही है और इससे इतनी पोजीशन मिल रही है। तो ये जो एनालिसिस वो क्या है कि भाई हमारा पेज जो है, हमारे जो डिफरेंट पेजेस हैं वो किस ऑर्डर में रैंक कर रहे हैं, उन पेजेस को रैंक कराने का सबसे टॉप कीवर्ड कौन सा है, वो कितने कीवर्ड्स हैं जो उस पेज को रैंक करा देते हैं, उसकी वैल्यू, यानी कि अगर यही पेज हमारा रैंक हो रहा होता एड्स में तो हम कितने रुपए खर्च करने पड़ते, इतने ट्रैफिक, इतने वॉल्यूम और इन सारी चीजों के लिए। पोजीशंस भी दी हुई है, टॉप पेजेस, टॉप फोल्डर इसी तरीके से काम करता है, टॉप सब डोमेन्स इसी तरीके से, कंपीटिंग डोमेन्स। ये बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मुझे एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत पड़ेगी इन चीजों को, बहुत बेसिक्स हैं। बट यहां पर मैं एक बार कंपीटिंग डोमेन्स आपको दिखा देता हूं। कीवर्ड्स यूनिक टू टारगेट, कीवर्ड्स कॉमन, मतलब हमारे में और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें जो कॉमन है। और कॉम्पिटिटर क्या है ये, अभी इसने कैसे कॉम्पिटिटर उठाया, इसको कैसे पता कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, भाई जो भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में आपके आसपास है वो आपका कॉम्पिटिटर है। बहुत बेसिक सी बात है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको जाके बताऊंगा। हाँ, टूल्स में ऐसे भी ऑप्शन होते हैं जब आपको बताना पड़ता है उसको जाके कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, बट हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको जाके उसको बताने की देखो भाई ये मेरा कॉम्पिटिटर है। कई बार जो मेन जो सही तरीका है कॉम्पिटिटर फाइंड करने को यही है कि अगर आपको आपके जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो आपके आसपास आता है, आपके ऊपर पोजीशन में आता है, आपके नीचे पोजीशन में, वही आपका कॉम्पिटिटर, तो वही सारी चीजें उठा लेता है यहाँ से और उसी के बेसिस के ऊपर ये यूनिक कीवर्ड्स, यूनिक टू टारगेट दिखा रहा है, कॉमन जो कीवर्ड्स है वो दिखा रहा है, कॉमन कीवर्ड्स का परसेंटेज दिखा रहा है, यूनिक कीवर्ड्स यूनिक
टू कॉम्पिटिटर वो दिखा रहा है। तो ये चीज देख रहे हो आप, ये सारा चीजें हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन ग्राफ भी देखो, तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्शन ग्राफ हाई है। तो ऐसे बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, पूरे कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो पूरे कॉम्पिटिंग पेजेस का आपको उसी टाइप का एनालिसिस देखने को मिल जाएगी। ये इंडिया पेजेस हैं, अब यहाँ पर फिल्टर लगे हुए हैं। बेस्ट बाय लिंक्स, पेजेस विच आर परफॉर्मिंग बेस्ट बाय लिंक्स, वो भी आप देख सकते हैं। लिंक, अगर हम लिंक्स प्रोफाइल की बात करें तो लिंक्स प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कौन सा पेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि अगर हमारे होम पेज की वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, जो हमारा डोमेन है या हमारा होम पेज है, अगर होम यूआरएल है उसकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के जो दूसरे पेजेस हैं उनको भी अच्छी वैल्यू मिलने लगती है। बेस्ट बाय लिंक्स ग्रोथ, अब यहाँ पर दूसरा लिंक्स ग्रोथ का ऑप्शन है, तो लिंक्स ग्रोथ के बेसिस पर आप देखेंगे तो ये वाला पेज, मतलब ये जो हमारे होम पेज है वही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। देन आउटगोइंग लिंक्स है, तो लिंक डोमेन्स, एंकर्स, ब्रोकन लिंक्स, इनकी पूरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो यही था कि अगर आप आरएफ्स का साइट एक्सप्लोरर टूल यूज करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप बैक लिंक्स को लेकर बड़े कॉन्शियस हैं, ठीक है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से साइट एक्सप्लोरर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। और अभी आपने देखा ही कितने डीप और डिटेल में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर ये सारी आउटगोइंग लिंक्स की इंफॉर्मेशन है, लिंक डोमेन्स, एंकर्स, ब्रोकन लिंक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और पेड सर्च की अगर आप बात करें तो पीपीसी के कीवर्ड्स, एड्स, टॉप लैंडिंग पेजेस, ये सारे दिखाई देते हैं। बट हमने क्योंकि अभी इस डोमेन के ऊपर कोई चलाया नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। चलिए एक बार किसी कॉम्पिटिटर का नाम यहाँ पर एंटर करते हैं, यानी डोमेन एंटर करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर पीपीसी में किस तरीके से रिजल्ट्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर इंडिया टाइम्स डाला। अब इंडिया टाइम्स की आरएफ्स रैंक और आप देखोगे तो सारी चीजें बड़ी इंक्रीज है, ठीक है। तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो चीजें भी इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के भी ऑप्शन है अलग अलग फॉर्मेट में आपको। हम बात कर रहे थे थोड़ा सा पेड सर्च के बारे में, तो एक बार पेड सर्च पे आते हैं वापस। अब पेड सर्च में मैं गया हूं तो पीपीसी कीवर्ड्स पे आप देखोगे तो किस तरीके से पीपीसी कीवर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है, और किस तरीके से उन कीवर्ड्स के थ्रू कितना ट्रैफिक किस यूआरएल पे आ रहा है, तो ये आपको पता चलेगा जो ये पेड एड्स चलाते हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, ये एड जो है ना, ये एड जो है इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एड आपको दिख रहा है। तो इससे अच्छी कॉम्पिटिटिव रिसर्च क्या हो सकती है, आप इसकी पेड भी देख सकते हो, उसके एड्स की भी पूरी एनालिसिस आप। तो सेकंड वाले ऑप्शन में जब मैं एड्स पे क्लिक करता हूं तो आपको पूरे एड्स की जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस एड पे कितना वॉल्यूम है, किस एड का ट्रैफिक कितना आ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी पड़ रही है, कीवर्ड्स जो है वो कौन कौन से हैं जिस पे रैंक कर रहा है ये, ठीक है, और डेस्टिनेशन। तो ये सारी चीजें हैं, टॉप लैंडिंग पेजेस है। अब मैं यही बार बार कह रहा हूं आपसे कि साइट एक्सप्लोरर बेस्ट है जिस वक्त आप अपने कॉम्पिटिटर की एनालिसिस करना चाहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आरएफ्स का साइट एक्सप्लोरर किस तरीके से काम करता है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बात कर चुके हैं हम लोग की कीवर्ड एक्सप्लोरर किस तरीके से काम करता है। तो अगर कीवर्ड एक्सप्लोरर को देखना है आपको तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा, इससे पहले वाला वीडियो जो है आरएफ्स का जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और आप अभी आपको और ज्यादा और भी वीडियोस मिलने वाले हैं जिसमें हम और जो दूसरे अलग अलग तरीके के पेड टूल्स हैं उनकी बात करेंगे। बहुत सारे पॉपुलर पेड टूल्स हैं, उन सभी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाए। भाई अभी क्योंकि हम लोगों ने पहले आरएफ ही सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए अभी बहुत ज्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं हो सकती, बट आगे आने वाले वीडियोस में आपको कंपैरेटिव एनालिसिस मिलेगी, जहां पर मैं बात करूंगा देखो ये चीज वहां पर किस तरीके से थी आरएफ्स में, और ये जो मैं दूसरा टूल यूज कर रहा हूं इसमें ये चीज किस तरीके से आरएफ्स में क्या प्लस था, ये जो एक्स टूल मैं यूज कर रहा हूं इसमें क्या प्लस है। आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आरएफ्स के प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज करते हैं कि आरएफ्स के थ्रू हम अपनी वेबसाइट के कुछ कीवर्ड्स को या हम अपनी वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरीके से ओवर द टाइम हमारी वेबसाइट परफॉर्म कर रही है, अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर किस तरीके से हमारी वेबसाइट परफॉर्म करती है, हमारी वेबसाइट के कॉम्पिटिटर्स जो है वो अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर या जो हमने कॉमन कर सेलेक्ट करके कीवर्ड्स रखे हैं उनके ऊपर वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, हमारे पास कहाँ पर स्कोप है, ये सारी चीजें मतलब थोड़ी ट्रैकिंग से रिलेटेड। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की ट्रैकिंग हो सके थ्रू आरएफ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ऐड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा हमें पहले, यानी कि उसको एज अ प्रोजेक्ट पहले असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम फर्दर उस पर काम कर रहे हैं। और गाइज मैं आपको बताऊं कि जो ये ग्रुप बाय एसईओ टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जिसमें एक ग्रुप से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है, कुछ थर्ड पार्टी से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आरएफ्स का, तो कुछ कम पैसों में आप उसको यूज करते हैं आरएफ्स को, तो वहां पर आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर वगैरह टूल तो देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आप इस चीज को देखेंगे तो वहां पर आपको ये जो प्रोजेक्ट ऐड करने का ऑप्शन है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, रैंक ट्रैकर वगैरह ये चीजें नहीं मिलेंगी जहां पर हम कीवर्ड्स को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है।
साइट ऑडिट भी नहीं मिलता है आपको, जहां पर आप जो है बहुत अच्छी तरीके से आरएफ के क्रॉलर को भेज के अपनी वेबसाइट का पूरा ऑडिट कराते हैं, ऑन पेज ऑडिट कराते हैं, वो चीज आपको वहां पर नहीं मिलती है। तो बहुत बेसिक सी चीजें वहां पर भी मिलती है। तो बहुत से लोग जो उसको यूज कर रहे हो और प्रीमियम टूल को नहीं यूज कर रहे, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको ये चीज बताऊं कि इसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, वैसे मैं किसी भी तरीके से ना उस चीज को प्रमोट करता हूं कि भाई आप ग्रुप बाय एसईओ टूल्स लो। बहुत बार मैं वीडियोस में इस तरीके से बोला हूं कि मैं नहीं प्रमोट करता हूं इस चीज को कि आप उस टाइप से थर्ड पार्टी से टूल्स लो। अगर आपको लेना है, यूज करना ही है, तो आपको इसी तरीके से जेन्युइन जो मेथड है, उनका जो ऑफिशियल मेथड है, उसी से आपको लेना है। तो चलिए, जैसे मैं बात कर रहा था, अभी बात करने वाले किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स को ऐड करते हो, प्रोजेक्ट्स को ऐड करने के बाद किस तरीके के फीचर्स हमारे सामने होती हैं और किस तरीके से हम रैंक ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की ओर, इस चीज को देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर, और अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर सीधे आपको अपने वेबसाइट का नाम डालना है, जैसे मैंने यहाँ पर wscubetech.com लिख रखा है, और ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ये ऐड हो जाएगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगेंगी जैसे ही प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ WSCubeTech। ठीक है, वो तो URL है बेसिकली। तो ये तो WSCubeTech HTTP और HTTPS दोनों को ही अपने को ऑन रखना है। आप जिस भी पार्टी पे चाहे वो ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कि व्हाट कीवर्ड्स डू यू वांट टू ट्रैक। आप किन कीवर्ड्स को ट्रैक करना चाहते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन से कीवर्ड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस ऑलरेडी मिल जाते हैं। जैसे ही आपने अपना डोमेन यहाँ पर डाला, सजेशंस मिल गए। वो ये कि कुछ कीवर्ड्स के ऊपर जिन पे ऑलरेडी आपकी वेबसाइट अच्छी तरीके से परफॉर्म करती वो, तो यहाँ पर एक HTML क्विज है, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो इससे तो ये पता चल गया कि जिस कीवर्ड के ऊपर हमारी वेबसाइट ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो वाले हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक ये ले लिया, इस पर मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। और कहाँ से मुझे अच्छा मिल रहा है, अगर मैं देखूँ एंड्रॉइड क्विज से भी ठीक ठाक है। चलो ठीक है, इसको भी ले लेते हैं, PHP क्विज को भी ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया हमने। HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चन, थोड़ी सी पोजीशन जरूर इसकी डाउन है, बट आगे चल के हमें ये भी तो ट्रैक करना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर अगर काम करना शुरू कर रहे हैं तो इसकी पोजीशंस ऊपर जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो ये सारी ट्रैकिंग के लिए हम चाहें तो इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रैकिंग का मतलब वो यही है कि आप कीवर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करते जा रहा हूँ, और उन कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने के बाद आप उनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप कुछ काम करेंगे तो देखेंगे वो किस तरीके से उनका ग्राफ जो है ऊपर या नीचे जा रहा है। तो एक तो ये हो गए जो जिन पे हमारे वेबसाइट ऑलरेडी रैंक करे। अब ये सोचो कि हमारी वेबसाइट जिस पे रैंक ही नहीं करे, हम चाहते हैं कि उस पे भी रैंक करे। तो मैंने यहाँ एक कीवर्ड ले लिया और इसके ऊपर भी मुझे ट्रैकिंग चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इसके ऊपर मेरी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी। तो एक और कीवर्ड मैंने अपने आप से ऐड कर लिया यहाँ पर, जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। इसको कर देता हूँ ऐड टू लिस्ट। अब यहाँ 5 कीवर्ड्स हो गए, और इनको कहाँ पे हमें ट्रैक करना है, इंडिया में भाई ट्रैक करना है हमें, केवल और केवल इंडिया में। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे 5 ट्रैक कीवर्ड। तो पहले क्या किया हमने, प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट बनाने में केवल अपनी वेबसाइट को अपलोड करना था, वेबसाइट को अपलोड कर दिया, यानी कि वेबसाइट को दे दिया वहां पर HTTPS बना दिया। और उसके बाद देखा कि हमारी वेबसाइट के थ्रू हम किन कीवर्ड्स को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि हमारी वेबसाइट किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करती है। अगर ऊपर नीचे हो रही तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है कॉम्पिटिटर्स का। तो ये कॉम्पिटिटर्स आपके आगे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अकॉर्डिंग और कॉमन कीवर्ड्स आप देख रहे हैं, इंटरसेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं कुछ कॉम्पिटिटर्स भी ले सकता हूँ, आप कुछ लिमिटेड कॉम्पिटिटर्स ले सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ से 5 कॉम्पिटिटर्स मैंने उठा लिए। अब मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, 5 कॉम्पिटिटर आप लिख सकते हैं। कीवर्ड्स टू ट्रैक, ठीक है, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं या कॉम्पिटिटर्स की ब्रांड है उससे रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर PHP क्विज एंटर कर देता हूँ, HTML5 इंटरव्यू क्वेश्चंस, HTML क्विज 3 ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, और इसको कर देता हूँ फिनिश। अब चारों पार्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं प्रोजेक्ट एडिशन के। तो आपका प्रोजेक्ट हो चुका है ऐड, और अब आपको कुछ डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आप चाहे तो फर्दर और प्रोजेक्ट्स अगर आपको ऐड करने तो वहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ऐड कर सकते हैं। ट्रेंड्स लास्ट 90 डेज का है, 1 महीने का चाहे तो 1 महीने का आप देख सकते हैं। RF की रैंक, डोमेन रेटिंग, तो RF की रैंक किस तरीके से इंप्रूव हुई आपकी वो दिख सकता है यहाँ पर। रेफरिंग डोमेन्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, बैकलिंक्स, और वापस आप इस पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको इस चीज पे ले आएगा जहां पर रेफरिंग डोमेन्स की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये साइट एक्सप्लोरर वाले सेक्शन पे आ गया, और इसको हम लोग पिछले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो इंटरलिंकिंग होती है भाई, सारे जितने भी ऑप्शंस हैं जहां पर जिस चीज की जरूरत है वो दिखता है आपको। ट्रैफिक वॉल्यूम, ये बहुत बेसिक सा है, और ये अगर आप साइट एक्सप्लोरर में डालेंगे तो ये डेटा आपको वहां पर मिल जाएगी, ऐसा कोई बहुत खास बात नहीं है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ रैंक ट्रैकर की, ठीक है, सीधे आ जाते हैं रैंक ट्रैकर के प्लेटफॉर्म पर। और जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं ऐड करते, एक्चुअली आप रैंक ट्रैकर को अच्छी तरीके से नहीं यूज कर पाते। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है रैंक ट्रैकर, और डेट का ऑप्शन आपको सबसे पहले दिख ही रहा है। तो एक बार, क्योंकि यहाँ पर आज भी मैंने ये प्रोजेक्ट ऐड किया इसलिए जो 15 दिखा रहा है, अगर पहले से ऐड होता तब आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस और ज्यादा दिखते, राइट।
सो मैं ओवरव्यू पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि ये जो 5 कीवर्ड्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे ना, उन 5 कीवर्ड्स की अभी पोजीशन कितनी है, वॉल्यूम कितना, उससे ट्रैफिक कितना आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी उनकी कितनी है, और सबसे और इंटरेस्टिंग चीज जो ये सीआरपी फीचर्स आपको दिख रहे हैं। देखो मैंने जो इसके पहले मैंने एक बार बात की थी, बट मैं 30 सेकंड की और फिर से आप लोगों को ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एसईआरपी फीचर्स पे थोड़ा सा फोकस करो आप लोग, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि केवल हमें ऑर्गेनिक में या पेड में रैंक करना है। हमारे पास नॉलेज ग्राफ का ऑप्शन है, हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इमेजेस, वीडियोस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर हम अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को या अपनी एंटिटी को रैंक करा सकते हैं। तो उनके भी ऑप्शंस या जो अपॉर्चुनिटीज हम उनको भाई इग्नोर नहीं करना है अपने को। तो ये जो 5 कीवर्ड्स हैं आप देखेंगे तो इनकी पोजीशन, वॉल्यूम, ये सारी चीजें हैं, और इस कीवर्ड के ऊपर अपना कौन सा यूआरएल रैंक हो रहा है वो भी है। थोड़ा सा अगर आप और डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उस यूआरएल की पूरी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो हिस्ट्री आप देखोगे, HTML क्विज की हिस्ट्री जो पोजीशंस है वो किस तरीके से चेंज हुई है। ठीक है, तो अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 15 तारीख को भाई अभी प्रोजेक्ट ऐड किया गया, इसलिए पुराना यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। एसईआरपी में देखोगे तब भी आपको यहाँ पर एसईआरपी से रिलेटेड डेटा दिख जाएगी, बहुत ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा फिल्टर कंस्ट्रेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर से लिमिटेशन है। उसके बाद एवरेज पोजीशन, अब इतने कीवर्ड्स को मिला के हमारी एवरेज पोजीशन कितनी होती है, ट्रैफिक कितना है, एसईआरपी फीचर्स। ठीक है, तो सारे के सारे एसईआरपी फीचर्स में हम ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, पोजीशन क्योंकि अभी कुछ हुआ ही नहीं इसलिए प्लस माइनस कुछ ये बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। आप अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं, आपका कॉम्पिटिटर्स जो है उनको भी ट्रैक कर सकते हैं साथ ही साथ। जैसे यहाँ पर मैं कॉम्पिटिटर्स पे आऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा पूरे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इनकी विजिबिलिटी क्या है और क्या किस तरीके से है। दूसरी बात, हर कीवर्ड के ऊपर हमारे कॉम्पिटिटर किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और इनके ग्राफ में किस तरीके से प्लस माइनस हमारे कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखा हमने कि हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर भी एफर्ट कर रहा है, तो अब उसके साथ हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कहां पर हम ऊपर जा रहे हैं, कहां पर वो नीचे जा रहा है। तो ये रैंक ट्रैकिंग से रिलेटेड जो कुछ भी आपके दिमाग में आएगा ना वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, कि आपके कॉम्पिटिटर की पोजीशन कितनी है, और टाइम जैसे जैसे ये बीतता जाएगा वैसे वैसे आपकी इंप्रूव्ड और डिक्लेरिंग ये वाली चीज मैट्रिसेस भी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फिल्टर्स का मैंने पहले भी आपको बताया था कि फिल्टर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो है, रोल है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखना चाहते हैं केवल इंप्रूव्ड मैट्रिसेस देखना चाहते हैं तो वो आ जाएंगे, डिक्लाइन देखना चाहते हैं तो वो कोई चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट रही, वो देखना चाहते हैं तो ये यही एक्चुअली रैंक ट्रैकिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूँ, जैसे आप आते हैं एसआरपी फीचर्स में। ठीक है, एसआरपी फीचर्स में आप आते हैं और एसआरपी फीचर्स में आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या है, ओनली लगा हुआ है, तो फीचर्ड स्निपेट ये वाले सेक्शन को मैं बंद करता हूँ। ठीक है, और आप देखना चाहते हैं इनमें जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ इन फीचर स्निपेट्स पर जो कीवर्ड्स हमें ला रहे हैं उनकी आपको स्टडी करनी तो भी कर सकते हैं। जैसे आप फीचर स्निपेट पे चले जाएं। ठीक है, और इसको कर देता हूं मैं एक बार अप्लाई। तो एक फीचर स्निपेट पे देखो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो कीवर्ड है ना वो फीचर स्निपेट शो कर रहा है। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में वो फीचर स्निपेट शो करता है। ठीक है, मतलब आप अगर इस पे जो है डिजिटल मार्केटिंग करोगे, टाइप करोगे अपने गूगल सर्च में, तो आप देखोगे एक स्निपेट ओपन होता है वहां से। ठीक है, तो जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग टाइप करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक स्निपेट आएगा यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर विकिपीडिया का रिजल्ट है। ठीक है, और स्निपेट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर कोई स्निपेट्स अगर आएंगे तो वहां पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो किस कीवर्ड के ऊपर कौन से स्निपेट्स आ रहे हैं वो सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यही सारी रैंक ट्रैकिंग से रिलेटेड ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करने के लिए। मैट्रिसेस में जाओगे आप तो बहुत सारी मैट्रिसेस आपको देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग जो मैट्रिसेस हैं मतलब कीवर्ड के हिसाब से। और ये चीजें मैट्रिसेस वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको कीवर्ड एक्सप्लोरर में दिख जाता है, तो इसकी इतनी बहुत बात नहीं है। बट जो मेन चीज है वो यही है, कीवर्ड के हिसाब से आपने कॉम्पिटिटर को और अपना जो ओवरव्यू है उसको कांस्टेंट आप ट्रैक करते रहो, उसका देखते रहोगे हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, देन ग्रॉसिंग का फीचर है यहाँ पर, तो सेम वही डेस्कटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर जो पोजीशंस हैं डेज वाइज वो सारा यहाँ पर दिखेगा, तो उसकी किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं वो दिखेंगे। यहाँ पर जो लास्ट अपडेट है वो सारी चीजें, फर्दर और कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राइट, सो अभी तक हम लोगों ने 3 फीचर्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर लिया। एक थी हमारी साइट एक्सप्लोरर, फिर कीवर्ड एक्सप्लोरर और रैंक ट्रैकर, और साथ ही साथ देखा किस तरीके से हम प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं आरएफ्स में।
आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कंटेंट एक्सप्लोरर फीचर के बारे में या कंटेंट एक्सप्लोरर टूल के बारे में कि आरएफ्स के अंदर कंटेंट एक्सप्लोरर टूल किस तरीके से काम करता है। बहुत ही यूजफुल टूल है और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है, चाहे हम बैकलिंक की अपॉर्चुनिटीज की बात करें, चाहे ब्लॉग कमेंटिंग की अपॉर्चुनिटीज की बात करें। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बैकलिंक से रिलेटेड, कंटेंट एक्सप्लोर करने से रिलेटेड, नए ट्रेंडिंग कंटेंट को ढूंढने से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीधे इस पे डिस्कशन करेंगे और सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट एक्सप्लोरर के सेक्शन में मैं सीधे पहले यहाँ पर एक कोई टॉपिक एंटर करता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको लिख रहा है टॉपिक, तो मैं कोई एक टॉपिक एंटर करता हूँ। सबसे ब्रॉड टॉपिक में लेता हूँ एक बार, डिजिटल मार्केटिंग। बाकी आपके पास यहाँ ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि जो अभी आपने टॉपिक यहाँ पर एंटर किया, या इसको ऐसे समझ लो कि जो भी आपने यहाँ पर कीवर्ड एंटर किया उसका स्कोप आप कहाँ रखना चाहते हैं। कहीं पर भी, यानी कि किसी भी कंटेंट में कहीं पर भी वो अगर डिजिटल मार्केटिंग टर्म आ रहा है तो वो कंटेंट की एनालिसिस आपको दे देगा। उस कंटेंट को एक्सप्लोर करके कंटेंट एक्सप्लोरर टूल आपको आरएफ का दे देगा। या आप चाहते हो केवल वो लिमिटेड हो इन टाइटल तक, इन कंटेंट तक, या केवल इन यूआरएल में, मतलब ऐसा कंटेंट जहां पर केवल यूआरएल में डिजिटल मार्केटिंग यूज हो रहा है उसको केवल आप एनालाइज करना चाहते हो, उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो मैं तो शुरुआत में भी यहाँ पर इसको एवरीवेयर ही रखता हूँ, ठीक है। और देखते हैं किस तरीके की रिपोर्ट्स हमको यहाँ पर मिलती है। अब जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट जनरेट होकर मिलेगी, बहुत सारे यहाँ पर आपको कंटेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर पेजेस ओवर टाइम है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ओवर द टाइम कितने पेजेस पब्लिश हो रहे हैं जो इस कंटेंट से रिलेटेड है। डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग का क्या सीन रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग 2017 के बाद 2018 से अच्छी तरीके से पॉपुलर हुई और अभी ये कुछ अच्छी तरीके आगे की तरफ ही बढ़ रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिसंबर 2018 में बहुत ज्यादा बात हो रही थी इसकी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बात होने का मतलब यही है कि इंटरनेट के ऊपर कितना कंटेंट उससे रिलेटेड पोस्ट किया गया। और दो चीजें हैं यहाँ पर एक्चुअली, ऑल पेजेस पर आप जाएंगे तो पब्लिश्ड वंस एंड रीपब्लिश, जैसे कोई कंटेंट एक बार डाल दिया गया फिर उसमें कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा डाला गया तो वो रीपब्लिश वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको दिखेंगी। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, मैं एक बार अगर इसको जूम करूं तो आप देखोगे यहाँ पर छोटा सा आपको कुछ एक डार्क कलर सा भी दिख रहा है ना ब्लू में नीचे की तरफ। तो ये वो मेट्रिक है जो हमें बताती है रीपब्लिश की, ठीक है। तो अब इसका रेशियो यहाँ पर डिवाइड है कि पब्लिश्ड वंस वाले कितने हुए थे और रीपब्लिश्ड वाले कितने हुए थे। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। बाकी आप यहाँ फिल्टर लगाना चाहो तो फिल्टर लगा सकते हो टाइम वाइज, ठीक है, कि ये तो थ्रू आउट बहुत 2016 से दिख रहा है। यहाँ पर आप चाहो तो लास्ट 30 डेज ले लेते हैं हम लोग एक बार। डिजिटल मार्केटिंग लास्ट 30 डेज का है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पब्लिश्ड का भी दिख रहा होगा आपको और लास्ट पब्लिश का भी दिख रहा है। जैसे फर्स्ट पब्लिश दिख रहा है उसके बाद जो लास्ट पब्लिश हुआ है उसके भी यहाँ पर डेट आपको दिख रही है। तो बड़ा रीसेंट सा ये कंटेंट है, ठीक है। अब इसमें पता नहीं कौन सी लैंग्वेज दिख रही है, तो आप चाहो तो इसको फिल्टर कर लेते हैं हम लोग एक बार इंग्लिश से केवल। और रिजल्ट्स का साइज बहुत हाई होता है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर देखो आप 29,000 पेजेस आपको दिख रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कहीं का भी कंटेंट जो 30 दिनों में पेस्ट हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जिस भी जगह पर ये होता है, जैसे यहाँ पर ये फोर्ब्स पे है तो इसका डोमेन रेटिंग आपको दिख रही है, इसके रेफरिंग डोमेन्स दिख रहे हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसके ऊपर कितना है वो दिख रहा है आपको। साथ ही साथ आपको इसके सोशल शेयर्स की भी स्टैट्स दिख रहे हैं। थोड़ा सा और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आ जाइए डिटेल्स के ऊपर। डिटेल्स में तो भर के आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हिस्ट्री आप देख रहे हैं यहाँ पर, रेफरिंग डोमेन्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहाँ पर 21 सितंबर को ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। तो आपको अगर लगता है कि कुछ यहाँ पर देखता हूं मैं क्या है, 21 सितंबर को ट्रैफिक वैल्यू बहुत हाई थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी ये डाउन हुई और अभी ये डाउन चल रही। तो यहाँ पर कुछ हो सकता है नया आर्टिकल पोस्ट किया गया हो, कुछ नई चीज हुई हो या कुछ भी हाइक हो, तो आप चाहें तो इसको फिल्टर कर सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। कस्टम पे जाएंगे और इस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक बार ये भी आइडिया हो जाएगा कि उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था कि ये इतना पॉपुलर था, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स, एंकर टेक्स्ट अगर आप देखना चाहें तो एंकर्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए। देन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स और हु ट्वीटेड, ये भी एक बड़ा यूनिक सा है, ठीक है। जो शेयर्स वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी देख रहे हैं, उसमें से किन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया, तो वो एक आपको इंगेजमेंट पता चल जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर इससे फायदा क्या है, ये सारी तो स्टैट्स हैं, डेटा हैं, इससे आपको फायदा क्या होगा। सपोज करते हैं कि आप ब्लॉग कमेंटिंग के ऊपर या गेस्ट पोस्ट के ऊपर आपको स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी गेस्ट पोस्ट चाहिए, बैकलिंक की आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कंटेंट मार्केटिंग की आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो क्या आपके लिए जरूरी नहीं होगा कि आप समझे कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग है या किस कंटेंट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, जिस कंटेंट के ऊपर, जिस डोमेन के ऊपर, जिस जो आपकी निश है। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर एंटर किया है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग हमारी निश है। अब इसमें बहुत सारा कंटेंट पोस्ट हो रहा है। अब वो कौन सा कंटेंट है जो ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। जहां पर ज्यादा ट्रैफिक आएगा हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ब्लॉग पोस्ट या जो हमारा कमेंट है वो वहीं पर डालें ताकि हमारे पास भी ट्रैफिक आए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे कमेंट को पढ़ें, हमारे छोटे कंटेंट को पढ़ें। तो ये जब आप कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी में जाते हैं उस वक्त ये कंटेंट एक्सप्लोरर आपको बहुत हेल्प करता है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर डेटा बहुत सारी है आपके पास, ठीक है, बहुत सारी डेटा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और मैं आपको बताऊं, अगर ये जो हम लोग इस तरीके से सर्च करते हैं, ये नॉर्मल सर्च है, ये एडवांस सर्च नहीं है। एक छोटा सा हेल्प बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है,
और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी एडवांस सर्च आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर इस पे ये इन्वर्टेड कोट्स लगा देता हूं एक बार, तो ये थोड़ा सा फ्रेज मैच में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग जहां पर होगा वही चीजें हमें दिखाई देंगी। तो थोड़ा बहुत आप सर्च से भी अच्छा आपको काम करना पड़ेगा। एक बार सर्च को जितनी अच्छी तरीके से आप यूज करेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, यानी कि आपकी फिल्ट्रेशन उतनी अच्छी होती जाएगी। जैसे यहाँ पर बूलेन से रिलेटेड है, बूलेंस क्या करता है, जैसे यहाँ पर एसईओ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग है, ठीक है, तो एसईओ और ऑनलाइन मार्केटिंग जहां यूज होगी वो वाली ही पोस्ट आपको दिखेंगी, ठीक है। ऑनलाइन मार्केटिंग, जैसे मैंने ये टर्म टाइप किया और इसको करता हूं मैं एंटर, अब आप देखोगे वो कंटेंट जहां पर ये एसईओ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग एक साथ यूज हो रहा है, ठीक है, वही वाला कंटेंट आपको दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। जैसे वापस आता हूं मैं, अगर आप देखो साइट, किसी वेबसाइट का आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो जैसे मैं आ जाता हूं, ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है साइट rfs.com लिखा हुआ है, तो अब ये हो गई आपके कॉम्पिटिटर की एनालिसिस। आप अपने कॉम्पिटिटर के कंटेंट की एनालिसिस कर सकते हो किस तरीके से, हमारा कॉम्पिटिटर कब का कंटेंट पोस्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर 17 सितंबर के बाद जो है उसका कोई भी कंटेंट नहीं आया, फिर 2 अक्टूबर को आया, फिर 9 अक्टूबर को आया, ठीक है, तो वीकली, लगभग वीकली ये कंटेंट पोस्ट करें, ठीक है। यहाँ पर तो बीच में गायब हो गए लंबे टाइम के लिए, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से कंटेंट पोस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे ब्लॉग्स हैं, जनरली जो कंटेंट पब्लिश होगा वो ब्लॉग्स का ही होगा, ठीक है, तो ब्लॉग्स का पूरा कंटेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और फिल्टर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, फिल्टर्स और चाहें तो आप लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे इसको यूज करने में। तो जो मैंने बेसिकली आपको बताया कि फायदे क्या है, फायदे इसी तरीके के हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर कंटेंट को देख सकते हैं, उनकी जो कंटेंट पोस्ट करने की फ्रीक्वेंसी है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, वो कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो कंटेंट है वो कितना ट्रैफिक ला रहा है, उनके कंटेंट की वैल्यू कितनी है, सोशल उनके कंटेंट की प्रेजेंस कैसी है, और फिर उसकी पूरी इन डेप्थ डिटेल पे आप जा सकते हैं, ये तक देख सकते हैं कि उस कंटेंट के बैकलिंक्स, ठीक है। अब इससे ज्यादा डीप अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे नहीं लगता है मिल सकती है कंटेंट से रिलेटेड, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हैं इतनी सारी चीजें हैं, अब इनको आपको यूज करना है, ठीक है। और एक और बहुत ही यूनिक चीज है कंटेंट एक्सप्लोरर में जो मिलता है आपको, लाइव एंड ब्रोकन। अब यहां पर आप अगर जैसे ब्रोकन पे, ओनली ब्रोकन पे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये दिखाई देंगे जो ब्रोकन लिंक्स है केवल वही आपको यहां पर दिखाई देंगे, यानी कि वो कंटेंट जो ब्रोक हो चुका है, टूट चुका है, जिसके ऊपर लिंक नहीं है अब, ठीक है, जो 404 हो गया, इस टाइप का जो कंटेंट हो गया, वही कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, जैसे मैं कुछ और यहाँ पर टाइप करता हूँ, जैसे मैं टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इसमें आपको ब्रोकन लिंक नहीं मिलेंगे, ये तो फिक्स कर देते हैं अपने ब्रोकन लिंक। अब बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जहां पर जो सामने वाला है वो अपने ब्रोकन लिंक्स को फिक्स नहीं करता है, तो वहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, अगर ब्रोकन लिंक बहुत अच्छा है, यानी वहां पर कंटेंट बहुत अच्छा है, ब्रोकन लिंक तो अच्छे नहीं होते जनरली, जो भी लिंक है उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो वहां से आपके पास लिंक की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग मैंने टाइप किया और यहाँ पर आ जाता हूं मैं ओनली ब्रोकन पर, तो अब आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और अब आप देखोगे कि इनमें कौन सा लिंक रीसेंट है या किसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आ रही है जो ब्रोकन हो गया। जैसे यहाँ पर आते हैं, अब हम लोग देखते हैं ये लिंक ओपन नहीं होगा, ठीक है, अगर आप देखो तो पेज नॉट फाउंड है, तो यहां से आप इसका फायदा उठा सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये हमारा कंटेंट एक्सप्लोरर है, अब जितना ज्यादा आप इसको यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी होती जाएगी। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आरएफ में कंटेंट एक्सप्लोरर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आरएफ की सीरीज में आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं डोमेन कंपैरिजन फीचर के बारे में जो मिलता है हमें आरएफ टूल में। तो सबसे पहले आ जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहीं से शुरुआत करते हैं कहां पर हमें फीचर दिखता है और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, मोर में आपको यहाँ पर डोमेन कंपैरिजन का ऑप्शन मिलेगा। सो किस तरीके से आप डोमेन कंपैरिजन कर सकते हैं, अब जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, राइट। अभी यहाँ पर आपको पूछ रहा है एंटर योर डोमेन्स एंड कंपेयर अप टू 5 डोमेन्स, तो 5 डोमेन्स को आप कंपेयर कर सकते हो और कोशिश यही करो कि यहाँ पर जो आप डोमेन कंपैरिजन कर रहे हो वो अपने कॉम्पिटिटर करो। एक तो आप अपना डोमेन रखोगे ही रखोगे और उसके साथ 4 डोमेन आप अपने कॉम्पिटिटर का रख दो। कैसे करेंगे देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी हमें स्टैट्स दिखाई देती है, यानी कौन कौन सी डेटा दिखाई देती है। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक तो WS क्यूबटेक ही ले लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि WS क्यूबटेक एक वेब डेवलपमेंट कंपनी है जोधपुर में, तो हम सीधे आ जाते हैं यहाँ गूगल के ऊपर और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक बार वेब डेवलपमेंट कंपनी इन जोधपुर, ठीक है। अब यहाँ से मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे, ठीक है, मैं ऑर्गेनिक रिजल्ट्स देखूंगा यहाँ पर और मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे। जैसे ये एक कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर दिख रहा है मुझे, ठीक है, और यहाँ से मैं 3 और एक और मैं कॉम्पिटिटर ले लेता हूँ एक बार, जैसे ये 4, ये कॉम्पिटिटर्स मैंने ले लिए। अब इनके डोमेन्स को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, ठीक है,
और ये वाला मैं डोमेन ले लेता हूँ। एक्चुअली वो पेज जो है रैंक हुआ, बट पेज नहीं ले रहा हूँ, मैं डोमेन ले रहा हूँ। जैसे मैंने ये वाला पहला वाला डोमेन लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा डोमेन मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। थर्ड वाला डोमेन हो गया ये, और इसी के साथ ही फोर्थ वाला, ठीक है। एक तो मेरा अपना ही डोमेन है, ठीक है। सो ये यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको भी, और इनको एंटर करके हम लोग कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस मिल जाती है, ठीक है। जनरली एसईओ की कुछ मैट्रिसेस आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर लिखा भी है आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। जैसे डिस्प्ले रिजल्ट्स में क्या है, रेफरिंग डोमेन्स एंड आईपीज, बैकलिंक्स टाइप एंड ग्राफ ऑफ द चेंज इन ईच डोमेन, राइट। सो हेयर यू कैन सी जो चीज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। अभी डोमेन रेटिंग यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही, ठीक है। डोमेन रेटिंग यहाँ पर नहीं दिख रही है। बाकी आप देखेंगे रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, ये सारी चीजें कितनी, ये सारी आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और रिडायरेक्ट फॉर्म, ये भी ग्राफ में बना हुआ है, जितना भी है टेक्स्ट है, रिडायरेक्ट है, फॉर्म है, ये सारी भी चीजें दी हुई हैं। फॉलो नो फॉलो का भी स्टैट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि किसको कितने ज्यादा फॉलो और डू फॉलो या नो फॉलो मिल रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये एक कॉम्पिटिटिव है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर की कॉम्पिटिटिव रिसर्च एक बार एक साथ कर सकते हैं डोमेन लेवल पर, ठीक है। डोमेन कंपैरिजन है, डोमेन लेवल पर ये स्टैट्स हो रही हैं, इसीलिए आपको जितने भी ज्यादा यहाँ ऑप्शंस मिल रहे हैं वो डोमेन वाले ही मिल रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो, रेफरिंग गवर्नमेंट डोमेन्स, रेफरिंग एजुकेशनल डोमेन्स, .com, .net, .org, ये सारे कौन से हैं, ये डोमेन्स। जितने भी आप चीजें यहाँ पर देख रहे हो ना, वो डोमेन्स लेवल की मैट्रिसेस ज्यादा हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से रेफरिंग डोमेन्स के काउंट ओवर द टाइम बढ़े हैं, ठीक है। तो कहीं पर आप देखोगे तो क्रॉस दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पर कोई नीचे चल रहा था, ये जो हम देखते हैं थोड़ी सी पर्पल वाला जो इंडिकेशन है वो थोड़ा सा नीचे चल रहा था, ठीक है। और मैं एक बार आता हूँ पर्पल वाले पे, तो रुद्राक्ष वेब सोल्यूशन वाला है, ठीक है। और यहाँ से ये ओवरटेक करता है, तो इसके काउंट्स इंक्रीज करते हैं यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और ये जो WS क्यूबटेक है, इसका रेफरिंग डोमेन्स के काउंट्स हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहे, ठीक है। न्यू एंड लॉस्ट रेफरिंग पेजेस भी दिख सकते हैं, ऊपर वाले न्यू है, नीचे वाले लॉस्ट है, ठीक है। और कलर से तो आपको पता ही चल जा रहा है, यहाँ पर पूरी स्टैट दी हुई है कि कौन सा कलर किस चीज को डिनोट कर रहा है, कौन सा कलर किस वेबसाइट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, रेफरिंग पेजेस के ऑप्शन है। तो एक बहुत बेसिक सी आपको डोमेन कंपैरिजन की या डोमेन एनालिसिस की या डोमेन जो हम स्टडी कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर की, अपनी उसके कंपैरेटिव स्टडी थोड़ी सी आपको करने को मिल जाती है। तो ये भी एक ऑप्शन है और जरूरी ऑप्शन है। आरएफ्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो मेजर चीजें उनकी बात अभी हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जैसे कीवर्ड एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर, साइट एक्सप्लोरर। तो अगर आपने वाले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी आपको देखना है, वहां से आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। अलर्ट डैशबोर्ड और यहाँ पे बहुत सारी चीजें, इन सबकी भी बात हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे, देखेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। ये एक प्रो वर्जन है, यानी कि एक पेड वर्जन है, इसलिए मैं इसके ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है। और बहुत से लोग प्रेफर करते हैं आरएफ्स को लेना, और अभी तक जितना भी मैंने आरएफ्स को यूज किया है, सबसे अच्छा मुझे जो इसका रिस्पॉन्स लगा है वो कंटेंट एक्सप्लोरर में लगा है और कीवर्ड एक्सप्लोरर में रहा है, ठीक है। कंटेंट एक्सप्लोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कीवर्ड एक्सप्लोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरीके से मुझे हेल्प मिली। कीवर्ड एक्सप्लोरर में मुझे अच्छी हेल्प मिली, मैंने तो बहुत सारे टूल्स को पैरेलली यूज किया है, तो मुझे आरएफ बेसिकली कीवर्ड एक्सप्लोरर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, आपका और हो सकता है, आप किस निश में डोमेन में काम कर रहे हैं, किस तरीके का टूल्स आप यूज करते हैं, उसके बेसिस पर ये डिपेंड करता है। बट मैं अगर बात करूं तो कीवर्ड एक्सप्लोरर मुझे ठीक लगता है आरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैच एनालिसिस फीचर की, जो हमें मिलता है आरएफ में। देखेंगे बैच एनालिसिस फीचर किस तरीके से काम करता है और ये हमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स देता है। सीधे चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन की ओर और इसको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर ऐड किया था, वो आपको दिख रहा है। और यहाँ से मैं सीधे चलूंगा सबसे पहले बैच एनालिसिस के ऑप्शन में, यहाँ पे मोर में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्विक बैच एनालिसिस, और उसके बाद लिखा हुआ है जनरेट मल्टीपल बैकलिंक्स रिपोर्ट एट वंस बाय एंटरिंग अ लिस्ट ऑफ डोमेन्स और यूआरएल्स। यानी किस भी जो भी टारगेट है आपका, जो भी आप एनालाइज करना चाहते हैं, चाहे वो यूआरएल बेसिस पर हो, चाहे वो डोमेन्स के बेसिस पर हो, चाहे वो सब डोमेन्स के बेसिस पर हो, वो नॉर्मली आपको यहाँ पर एक लिस्ट अपलोड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आप मैक्सिमम 200 यूआरएल्स अपलोड कर सकते हैं या 200 डोमेन्स पर लाइन आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये देता क्या है, क्योंकि ये बल्क एनालिसिस है, क्विक है, बल्क है, बट ये देती है आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बहुत सारी एसईओ मैट्रिसेस की, ठीक है। तो जो बहुत सारी एसईओ मैट्रिसेस, चाहे वो बैकलिंक से रिलेटेड हो, चाहे जिससे रिलेटेड हो, वो उनकी आपको एक एनालिसिस मिल जाती है, वो बहुत तेजी से मिलती है और एक बल्क मिलती है, इसलिए ये फीचर यूज होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो आपके कॉम्पिटिटर की एक लिस्ट है, ठीक है, वो लिस्ट है सपोज करते हैं 10 कॉम्पिटिटर्स की, 15 कॉम्पिटिटर्स, 20 कॉम्पिटिटर्स की, या कभी कभी वो लिस्ट हो सकती है 100 कॉम्पिटिटर्स की,
तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि जो आप टॉप 100 रिजल्ट्स हैं, जो टॉप आपके 100 कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको आप एनालाइज करना चाहते हैं, उनका आप बैकलिंक्स प्रोफाइल देखना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉर्मली अगर आप जाएंगे साइट एक्सप्लोरर में तो वहां पर आपको उतनी ईज ऑफ नेविगेशन नहीं मिलती है उसमें जितनी आपको यहाँ पर मिलती है। तो एक बार हम एंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बड़े बड़े नाम एंटर कर देता हूँ, मेरे पास अभी यहाँ पर लिस्ट नहीं है। indiatimes.com कर दिया मैंने, साथ ही साथ मैं wscubetech.com भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ipacademy.com कर देता हूँ, ठीक है। और इंडिया टाइम्स हो गया, याहू हो गया, यहाँ पर मैं google.com भी कर देता हूँ, यहाँ पर मैं youtube.com भी कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ मैं बड़ी वेबसाइट्स को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। देन मैं यहाँ पर ndtv.com कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं abpnews.com कर देता हूँ, ठीक है। अब इतने डोमेन्स मैंने एंटर कर दिए हैं। प्रोटोकॉल आप चाहें तो दोनों पे ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यही सजेस्टेड है कि आप दोनों रखें। एंड देन टारगेट मोड, ऑटो मोड हम लोगों ने ले लिया, जो भी ये होगा वो आइडेंटिफाई कर लेगा। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, वो ले सकते हैं। देन इंडेक्स लाइव लेना है हमको, रिसेंट का कोई मतलब नहीं है, लाइव ही लेना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट एसईओ मैट्रिसेस आपको मिल जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर एनालाइज पे क्लिक करूंगा तो पैरेलली आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जहां पर हम बात कर रहे थे डोमेन कंपैरिजन की। बट फर्क ये था कि यहाँ पर आपको और भी दूसरी मैट्रिसेस एसईओ की मिल जाती हैं, जैसे ये कीवर्ड है, ट्रैफिक है, ये सारी आरएफ्स की जो अपनी प्री डिफाइंड रेटिंग्स हैं, वो सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। बट इसमें क्या था, इसमें केवल डोमेन लेवल का ही कंपैरिजन हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट में हम लोगों ने देखा मोड कौन सा है, सब डोमेन, सबको सब डोमेन्स पे इसने उठाया है। फिर आईपी है, अगर किसी की आईपी नहीं मिली तो उसने इसको इग्नोर कर दिया। देन कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कीवर्ड्स जो है ऑर्गेनिक सर्च के कीवर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनके तो कीवर्ड्स बहुत ज्यादा होंगे। ट्रैफिक भी आपको दिख रहा है, और उसके बाद जो यहाँ पर यूआरएल रेटिंग है वो यहाँ पर मिस हो रही है, एक्चुअली दिख नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है। ये डोमेन लेवल से उठाया इसलिए यहाँ पर यूआरएल रेटिंग नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर ये यूआरएल होता बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर यूआरएल किसी तरीके से आ गया होता तो आपको यहाँ पर यूआरएल रेटिंग भी दिखती, तो उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डोमेन रेटिंग है, और उसके बाद यहाँ पर आरएफ्स की रेटिंग है, टोटल रेफरिंग डोमेन्स, मतलब पूरे डोमेन्स का यहाँ पर है, रेफरिंग्स है, लिंक्ड है, बैकलिंक्स है, सब कुछ है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस पूरे वेबसाइट का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ओवरव्यू मिल जाएगा। और जाएंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इस वेबसाइट को आप जैसे कि आप साइट एनालिसिस करते हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो इस डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर टूल का या फीचर का जो आरएफ में हमको मिलता है, उसका केवल मकसद यही है, बहुत छोटा सा मकसद है कि आप जो है बल्क में लगभग 200 चीजों को आप एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट करेंगे, देखो मेन जो एनालिसिस का काम शुरू होता है वो एक्सपोर्ट के बाद शुरू होगा। जब एक्सपोर्ट होगा आप एक्सेल में उसको लेकर जाएंगे, उस डेटा को वहां पर पिवट टेबल्स वगैरह लगाएंगे, फिल्टर वगैरह लगाएंगे, तो और ज्यादा आपके सामने डेटा आएगी। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 200 जो यूआरएल्स हैं या डोमेन्स हैं उनको एंटर करने की आपको फिजिबिलिटी तो दे दी, बट उसको एनालाइज करने की फिजिबिलिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो केवल 3 चीजें जिनके बेसिस पे आप फिल्टर या कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद तो फिर आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और जो भी फॉर्मेट में आप चाहते हो उस फॉर्मेट में ले जाकर आपको एक्सेल में ले जाना पड़ेगा, और फिर वहां पर पिवट टेबल्स वगैरह से यूज करके आप और ज्यादा हाई एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये क्विक बैच एनालिसिस क्या होता है, और ऐसे भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर हम बहुत बल्क में एनालिसिस कर सकते हैं अपने कुछ अच्छे एसईओ मैट्रिसेस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आरएफ्स में लिंक इंटरसेक्ट टूल काम करता है, और समझेंगे कि लिंक इंटरसेक्ट टूल से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सीधे आ जाते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएफ्स में मेरे पास यहाँ पर मोर में आप जाएंगे तो लिंक इंटरसेक्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक इंटरसेक्ट टूल दिख जाएगा। अब लिंक इंटरसेक्शन का सिंपल सा पहले मतलब समझ लेते हैं एक बार, ताकि आपकी इस टूल की क्लैरिटी हो जाएगी किस तरीके से हमारे काम आने वाला है। लिंक इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि एक कोई डोमेन है, उससे किसी 2 अलग अलग यूआरएल्स के ऊपर या डोमेन्स के ऊपर कहीं लिंक मिल रहा है, ठीक है। मान के चलते कि जैसे कि एक कोई ब्लॉग है, वहां से किसी 2 प्रॉपर्टीज को लिंक जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर लिंक इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी एक ही जगह से 2 लोगों को लिंक मिल रहा है, तो ये लिंक इंटरसेक्शन है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि जो 2 अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनको किस कॉमन प्लेटफॉर्म से, किस कॉमन डोमेन से, किस कॉमन यूआरएल से लिंक मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलिए इसको देखते हैं टूल में, और यहाँ पर आप अपने लिए भी लिंक बिल्डिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर देखो नीचे दिख रहा होगा शो लिंक अपॉर्चुनिटीज, और अभी जब मैं इसमें फिल करूंगा कुछ तो आपको यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाएगा शो लिंक अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से काम करती। तो एक सिनेरियो में मान के चलता हूँ कि यहाँ पर 3 मैंने न्यूज की वेबसाइट्स ले रखी हैं, जैसे ये indiatimes.com है, और ये एबीपी न्यूज है, और यहाँ पर ये आज तक है। ये 3 न्यूज की वेबसाइट्स हैं, और सपोज करते हैं एनडीटीवी जो है ना, ये मेरी न्यूज की वेबसाइट्स है।
अब मैं देखना चाहता हूं कि ये जो लिंक्स हैं वो इन तीनों वेबसाइट के ऊपर कहां से एक कॉमन लिंक्स आ रहे हैं, कितने लिंक इंटरसेक्शन बन पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई देखते हैं कि एक यूआरएल से या एक डोमेन से इन तीनों के ऊपर लिंक जा रहा है, तो क्योंकि ये तीनों न्यूज की वेबसाइट से तीनों पे एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म से आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरी भी न्यूज की वेबसाइट है तो मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी खुल गई, मैं भी वहां पर अपना लिंक बना सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंक अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो पहले एक बार इनको यहां पर मैं एंटर करता हूं। ठीक है, जैसे ये वाला यूआरएल भी मैं एंटर कर लेता हूं, तीनों यूआरएल्स मैं एक बार जल्दी से एंटर कर देता हूं यहां पर। ठीक है, ये इंडिया टाइम्स का हो गया और ये ले लिया मैंने आज तक वाला। ठीक है, और इसके बाद यहाँ चाहे तो आप 10 ले सकते हैं लगभग, जैसे मैं इसको क्लिक करता जाऊँ तो आप 10 यहाँ पर कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब ये है शो मी हु इज लिंकिंग टू दीज डोमेन्स और यूआरएल्स। ठीक है, कौन इन पे बैकलिंक्स दे रहा है। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन देखेंगे और वो इस पे नहीं दे रहा है, तो ठीक है, तो इन तीनों पे जा रहा है लिंक, बट मेरी वेबसाइट पे नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ फिल्टर लगाया, इस तरीके से कुछ इस टूल को यूज किया और शो मी लिंक अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे तो लिस्ट हमें मिल जाएगी। कई बार ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, बट अभी यहाँ पर ये तुरंत दे दिया। ठीक है, सो अभी आप देखोगे तो एनडीटीवी से ही इसको 7 लिंक मिल रहे हैं, इसको 1 मिल रहे हैं, इसको 4 लिंक मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग लिंक्स मिल रहे हैं। जैसे हम देखेंगे पत्रिका.com से, तो पत्रिका.com से एबीपी को 1 लिंक मिल रहा है। ठीक है, और 7 लिंक मिल रहे हैं आज तक को। तो क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि पत्रिका के थ्रू, इस यूआरएल के थ्रू, इस डोमेन के थ्रू हम भी अपने लिए लिंक ले पाए एनडीटीवी के लिए। तो हम इसको क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो लिंक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो भी पता चल जाएगा आपको। तो जैसे यहाँ 1 पे आप क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा कौन सा लिंक जो है वो पत्रिका से इस पर जा रहा है। ठीक है, एबीपी पर, और ये कंटेंट है। ठीक है, ये सब जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये पता चल जाएगा आपका कि आज तक के ऊपर कौन सा लिंक्स जा रहे हैं। ठीक है, पत्रिका से। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि इस वाली वेबसाइट पे कौन से जा रहे हैं, इस वाली वेबसाइट पे कौन से जा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपके टॉपिक की चीजें हैं, आपके निश की चीजें हैं, तो आपके लिए भी वहां पर अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है लिंक बिल्डिंग की। तो लिंक जो एक्चुअली ये लिंक इंटरसेक्ट का टूल है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है अगर आपको लिंक अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये चीज अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे, आप अपने कॉम्पिटिटर्स का यहाँ पर जो एंटर करना है ये अगर अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप अलग अलग निश से यहाँ पर एंटर करेंगे, कोई लिंक इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी रिपोर्ट में आपको ठीक से नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले आप अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपको लगता है अगर कि भाई ये मेरे 5 कॉम्पिटिटर्स हैं और इनको बैकलिंक्स जो मिल रहे हैं वो कॉमन प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पर रखो और देखो आपके निश से हैं या नहीं है। तो थोड़ी सी आपको मैनुअल मेहनत करनी पड़ेगी, वो काम ये आपको ये टूल नहीं करके देगा। थोड़ी सी आपको मैनुअल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जा जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी मेरा कॉम्पिटिटर है, कौन मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। बाकी अगर आप एसईआरपी में देखना चाहते हैं तो इस टूल से आपको हेल्प मिल जाएगी। आप साइट एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एसईआरपीज में कौन से पेजेस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं, तो उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा। बट थोड़ा सा अगर आप इस चीज पे मेहनत कर लेंगे और ये जो डेटा है ये ठीक से निकाल के लाएंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली, जैसे मैंने 7 वाले पे क्लिक किया था तो चीजें मिल गई थी हम लोगों को। और जिसपे नहीं हो रहा है, जहां पर कोई इंटरसेक्शन नहीं है, वो नॉट एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, कि यहाँ से इसको तो लिंक जा रहा है एक, साथ ही साथ इसको भी लिंक जा रहा है, बट इसको नहीं जा रहा है। चलिए देखते हैं इस पे क्या कॉमन लिंक है, मतलब एक ही जो कंटेंट है उसी से जा रहा है क्या। बीजेपी लीडर करके यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं ये वाला लिंक कौन सा है। ठीक है, न्यूज स्लेट से जो जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कभी कभी थोड़ा सा ये टाइम लेता है, आई एम नॉट श्योर कि बाकी चीजों में कभी इतना टाइम नहीं लगता है, बट यहाँ पर तो ये वो नहीं है, ये अलग है, ये लिंक अलग है और ये लिंक अलग है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी रिसेंसी वगैरह आप चेक कर सकते हो। ये बाकी भी मैट्रिसेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, एंकर क्या है, बैकलिंक क्या है, नो फॉलो है, डू फॉलो, तो अच्छी कोई चीज मिल जाती है। अब वही मेन बात यही रह गई कि यहाँ पर आप कितने अच्छी तरीके से इसको करते हो, ये चीज है। बाकी ऑल इंटरसेक्शंस के भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 3 टारगेट्स को आप हटा दो एक बार, जो कि तीनों पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे शुरुआत में तो 3 का दिख रहा है, जैसे ये है APPICnews.com है, इस पे भी तीनों पे बैकलिंक जा रहे हो। माय गॉड, इस पे तो आपको लगभग 9000 बैकलिंक्स मिल रहे हैं। ग्रेट। सो ये बहुत अच्छा टूल है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बहुत सी बैकलिंक की अपॉर्चुनिटीज जो हैं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर लिंक कौन सा है, किस निश का है, कैसा है, उसकी एसईओ मैट्रिसेस किस तरीके से हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सो ये इस तरीके से लिंक इंटरसेक्ट का टूल काम करता है। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन और भी है जो मैं डिस्कस कर देता हूँ आपसे, और एसईओ टूलबार यहाँ पर अगर आप एसईओ टूलबार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक्चुअली एक एक्सटेंशन है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। तो नॉर्मली ये यहीं से प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को भी
अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं, मैं एक बार इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सो ये ऑन हो गया एक बार। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूंगा, जैसे मैं इंडिया टाइम्स ही टाइप करता हूँ एक बार, इंडिया टाइम्स। और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सर्च के साथ साथ बहुत सारे जो ये टूल बार टाइप का है ये डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। आरएफ का एक छोटा सा टूल बार टाइप का डिस्प्ले हो जाएगा साथ ही साथ, और उससे आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इस पेज का, रूट डोमेन का, दोनों का मिल जाएगा। तो एक टूल भी एसोसिएटेड है छोटा सा, और ये तभी काम करता है जब आपके पास पेड टूल हो। इन दैट केस ओनली इट एक्चुअली वर्क्स, इट एक्चुअली वर्क्स इन अ बेटर वे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लिंक इंटरसेक्ट टूल क्या होता है। बहुत सी जगहों पर यूज होता है, मैंने शायद माउस के ऊपर भी आपसे डिस्कशन किया है कि माउस का जो लिंक इंटरसेक्शन टूल है वो किस तरीके से काम करता है। तो जो बेसिक पर्पस है इन टूल्स का वो यही है कि आपके लिए लिंक अपॉर्चुनिटी अच्छी तरीके से मिल जाए। बाकी आप केवल जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके लिंक्स देख के तो आपको कोई फायदा होना नहीं है कि इंटरसेक्शन कितना हो रहा है। उससे आपको अपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एसईओ स्ट्रेटेजी कितना बेनिफिट मिलने वाला है, इसको भी देखना है। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं साइट ऑडिट टूल के बारे में, कि किस तरीके से साइट ऑडिट टूल काम करता है और कितना डीप क्रॉल करके ये हमारे एरर्स को और सजेशंस को हमें देता है, ठीक है। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि साइट ऑडिट करेगा क्या, एक्चुअली जो आरएफ का क्रॉलर है वो आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पेजेस हैं, कौन कौन से यूआरएल्स हैं, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी चीजों को डिटेक्ट करके आपके सामने रख देगा, और साथ ही साथ आपको सजेस्ट भी करेगा कि आप किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से साइट ऑडिट का टूल काम करता है। बट आपको किस तरीके से यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, ठीक है। जब साइट ऑडिट पे आप जाएंगे, जैसे मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप, साइट ऑडिट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। मैंने ऑलरेडी इसलिए क्रिएट कर दिया क्योंकि ये जिस वक्त आप इसको क्रिएट करेंगे, क्रॉलर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा, उस वक्त क्रॉल करने में इनिशियली काफी टाइम लेता है, ठीक है। हो सकता है आधा एक घंटा लग जाता। तो मैंने ऑलरेडी इसको क्रॉल करके रखा हुआ है। आप देखेंगे यस्टरडे का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लास्ट कब क्रॉलिंग हुई थी। बट आप अगर फ्रेश तरीके से आएंगे तो किस तरीके से आप क्रॉलिंग करेंगे वो मैं बता देता हूँ। एक और चीज जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को यानी कि साइट ऑडिट के वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके कंटेंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दोनों वीडियोस को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जिनको मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं। तो वो एक वीडियो में कवर करने जाता तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, ठीक है, और सारी चीजें हो सकता है मैं बता भी ना पाऊं। तो इसके लिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब मैं सीधे आ जाता हूं कि नया प्रोजेक्ट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। यहां पर सीधे आपको अपना डोमेन या पाथ एंटर करना है, जैसे मैं यहां पर एंटर करता हूं। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। और अगर आप ये वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे ओनरशिप वेरिफिकेशन है, ये ऑप्शनल अगर आप करते हैं तो क्रॉलर आपकी वेबसाइट को और अच्छी तरीके से क्रॉल कर सकता है, ठीक है। मतलब जो एरर के चांसेस 5-10% रह जाते हैं वो भी यहां से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि नॉट वेरीफाइड होगा तो ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, ये खुद बोलता है आरएफ कि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा क्रॉलिंग में, और हो सकता है कुछ चीजें मिस हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट करना है तो क्रॉल सेटिंग्स आएंगी, इनको आप इनिशियली एज इट इज ही रखिए, इसमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो ये क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट नेक्स्ट में शेड्यूल भी आपसे पूछता है कि नेक्स्ट आप कब चाहते हैं, ठीक है। अभी ये क्रॉल करेगा, उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद चाहते हैं या रेगुलर चाहते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पर कितनी फ्रीक्वेंटली कंटेंट पड़ता है, उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है। रन फर्स्ट क्रॉल नाउ हो जाएगा और क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे तो क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये सारी प्रोसेस करके रखी, कुछ टाइम लगता है, और उसके बाद जो आपको आपका प्रोजेक्ट दिखता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जैसे मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी स्टैट्स दिख रही, बट इन स्टैट्स के बारे में अंदर भी डिस्कस करूंगा, इसलिए यहाँ पर इग्नोर करता हूं। और सीधे आपको मिल जाएगा ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको यहाँ पर सबसे पहले दिख रहा है हेल्थ स्कोर, देन यूआरएल्स क्रॉल्ड, इंटरनल पेजेस कितने हैं, इंटरनल रिसोर्सेज कितनी है, इंटरनल यूआरएल्स जिसमें एरर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यूआरएल्स क्रॉल इतने हैं, इतने यूआरएल्स में एरर है, साथ ही साथ ये सारी चीजें सजेस्ट करेगा। अब हेल्थ स्कोर बहुत खराब है, 20% इज लेस, राइट। अब क्यों ये थोड़ा सा कम है इसको बताऊं। हेल्थ स्कोर एक्चुअली मेजर ये कैसे करते हैं पहले तो ये बता देता हूं। हेल्थ स्कोर मेजर करते हैं कि जो आपके सही पेजेस हैं, ठीक है, जैसे 10 में से आपके 2 पेजेस सही हैं तो ये हो गया 20% आपका हेल्थ स्कोर हो गया। बट 10 में से अगर 8 पेजेस सही हैं, ठीक है, क्रॉल की 8 पेजेस बिना एरर्स के हैं, सही है, तो इसका मतलब 80% आपका हेल्थ स्कोर हो गया। उसके बाद कंटेंट टाइप है पूरे यूआरएल्स का। भाई यूआरएल्स बनते हैं तो अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, कुछ जावास्क्रिप्ट के बनेंगे, कुछ सीएसएस के बनेंगे, कुछ एचटीएमएल के बनेंगे, कुछ इमेजेस के बनेंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने बाइफरकेट कर दिया। एचटीटीपी कोड के स्टेटस के हिसाब से इंटरनल यूआरएल्स को कर दिया कि 4 से रिलेटेड जो है ना ये वो वाले हैं, 201 ये सारे वो वाले हैं, 3 वाले हैं यहाँ पर। देन कंटेंट टाइप ऑफ इंटरनल यूआरएल बाय डेप्थ। अब बाय डेप्थ इसमें आपको कई जगह दिखाई देगी, जहां पर हम लोग बात करेंगे बाय डेप्थ
आप लैंग्वेज देखो, बाय डेप्थ का मतलब होता है कि जो रूट आपका डोमेन है, ठीक है, जो रूट यूआरएल है, इस तरह समझे, जो रूट यूआरएल है वहां से इस किसी पेज तक पहुंचने में उसको कितने, क्रॉलर को कितने स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, कितनी ब्रांचेस क्लियर करनी पड़ती है, वो कहलाता है हमारा डेप्थ, ठीक है। जैसे एक यूआरएल बना हुआ है और उसके बाद किसी दूसरे यूआरएल पे जाने के लिए आपको एक बीच में एक और यूआरएल होता है, वहां से जाना पड़ता है, तो ये 2 स्टेप हो गया ना, तो उसी को वो डेप्थ से कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो 0 डेप्थ पे कितने यूआरएल्स हैं, 1 डेप्थ पे कितने हैं, ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। कंटेंट टाइप के हिसाब से है ये, ठीक है। इमेजेस, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, आप देख रहे हो ये सब चारों चीजें इसमें दिख रही हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। और इसके बाद HTTPS कोड के हिसाब से डेप्थ में है, HTML टैग एंड कंटेंट है, ठीक है। तो टाइटल टैग की पूरी एनालिसिस है, मेटा डिस्क्रिप्शन कितने यूनिक है, कितने बैड डुप्लीकेट्स हैं, कितने नॉट सेट हैं या एम्प्टी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें, आपको सारी चीजें क्रॉल करने के बाद वो सारी चीजें आपके सामने रख देता है। अब आपको देखना है किस तरीके से आपको उनको रिजॉल्व करना है। उसके बाद इश्यूज आप देख रहे हैं, ठीक है, इश्यूज भी सारे आपको दिख रहे हैं, जिस भी चीज से रिलेटेड इशू है वो आपको दिखेंगे। इंटरनल पेजेस हैं, परफॉर्मेंस है, HTML टैग्स हैं, सोशल टैग्स, लोकलाइजेशन, इनकमिंग लिंक्स, जिससे भी ज्यादा जितने भी इश्यूज हैं वो सारे आपको दिखेंगे। अब बात करें, ये तो थी हमारी जो ओवरव्यू है वो, ठीक है। तो ओवरव्यू में तो सारी चीजें ओवरव्यू टाइप से दिख जाती है ऊपर ऊपर से, इस चीज को छोड़ते हैं, आ जाते हैं सीधे क्रॉल लॉग के ऊपर। अब इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे, पहले आ जाते हैं क्रॉल लॉग के ऊपर। अब क्रॉल लॉग क्या बताता है कि कल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्रॉल, वो यहां पर देख रहे हैं आप, इस टाइम पे स्टार्ट किया गया था और आज फिनिश हुआ है, ठीक है, ये इस टाइम पे आज फिनिश हुआ है। अभी भी क्रॉल किया जा सकता है, इसको और ज्यादा किया गया, तो पूरी क्रॉलिंग की ये आपको एक लॉग देता है, कब क्रॉल किया गया, कितने पेजेस क्रॉल हुए, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो ये सारी चीजें, यूआरएल क्रॉल्ड है ये, ठीक है। और ये देख रहे हो आप, सारे ये चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, जो स्टेटस कोड्स होते हैं हमारे लेटेस्ट यूआरएल जो क्रॉल हुए उनके स्टेटस के साथ, कितने बजे, कौन सा कंटेंट का टाइम है, उसको लोड होने में कितना टाइम लगा, उस कंटेंट का साइज क्या है और उसका यूआरएल क्या है। तो ये पूरी क्रॉलिंग की आपको एक रिपोर्ट देता है, इसीलिए इसने नाम रखा हुआ है इसका क्रॉल लॉग, ठीक है। तो जितने भी होते जाएंगे वो यहाँ पर रिपोर्ट आपको मिलती जाएगी। तो 2 चीजें हो गई, ओवरव्यू हम लोगों ने समझ लिया, क्रॉल लॉग किस तरीके से दिखता है वो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं डेटा एक्सप्लोरर पे। तो डेटा एक्सप्लोरर क्या है कि जो भी डेटा मिली क्रॉलर को, डेटा किस फॉर्म में मिली, ज्यादा से ज्यादा यूआरएल के फॉर्म में मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो यूआरएल के फॉर्म में है, तो यूआरएल के फॉर्म में जो मिली उसका पूरा स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। आप चाहें तो और मैनेज कर सकते हैं यहाँ से कॉलम्स, ये जितनी भी डिटेल्स हैं इनके कॉलम्स, आप और इनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर इंटरनल आउटलिंक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनल आउटलिंक्स के हिसाब से आप चाहें तो उनको भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं अभी इस रिपोर्ट को नहीं एंटर कर रहा हूँ वरना बहुत ज्यादा ये रिपोर्ट कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाएगी। इसको करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप अच्छी तरीके से इस पे काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया आरएफ्स की खासियत है कि उसके फिल्टर्स बहुत जबरदस्त होते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो सेगमेंट दिया हुआ है ऊपर ना, अगर कॉन्फ़िगर सेगमेंट में भी आप जाएंगे तो यही चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। बट इसमें खास बात क्या है कि जैसे एक पर्टिकुलर सेट के लिए आप कोई भी एक सिनेरियो लेते हैं, उसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं कि आपने देखा कि जो यूआरएल है वो यूआरएल स्टार्ट्स विद कोई वैल्यू हमने रख दी, उसको हम अप्लाई कर देते हैं और वो डेटा को हम फिल्टर कर देते हैं। बट इस यूआरएल को हम फर्दर सेव करना चाहते हैं, ठीक है। बाद में भी अगर हम इस यूआरएल के लिए डेटा एक्सप्लोर करना चाहें, स्टडी करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए उसको सेगमेंट को सेव करके रखना पड़ेगा ना। तो वो फीचर हमको यहां से मिलती है, कॉन्फ़िगर सेगमेंट में हम गए थे और इसको सेव करके हम लोग रख लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में जब कभी हम काम करके वापस लौटें, काम करने का मतलब जब हम अपने एफर्ट्स करेंगे, चाहे वो एसईओ के हों, चाहे कोई भी एफर्ट्स हम अपनी वेबसाइट के ऊपर एफर्ट्स करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हम उस यूआरएल को वापस देखेंगे कि वो यूआरएल किस तरीके से काम कर रहा है, अब उसके स्टेटस क्या है, अब वो क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा हुआ है पीआर। अब पीआर क्या है, पीआर 100 कैसे है, तो आप ये मत खुश हो कि भाई हमारा पेज रैंक जो है 100 है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जितने भी आपके यूआरएल स्क्रॉल हुए उनमें आपकी पोजीशन इसकी 100 है, तो ये कुछ परसेंटाइल की तरह है कि इससे कम वाले को 96, 91, बट ये ओवरऑल नहीं है, ये केवल क्रॉल्ड पेजेस का ही है, ठीक है। तो क्रॉल्ड पेजेस में ये क्योंकि सबसे अच्छा है तो ये 100 हो गया। अब उसके बाद सारे 100 इसी से कंपेयर हो रहा है, इसीलिए इसको रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस पेज पे कितना है, किस यूआरएल पे कितना है, उसका स्टेटस को कितना है, कंटेंट टाइप, डेप्थ, मतलब वहां तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं क्रॉलर को, इंडेक्सेबल है या नहीं है, और नंबर ऑफ इन लिंक्स कितने हैं। और जरा क्लिक करोगे अगर आप तो इसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी किस तरीके के इन लिंक्स है। और ये कहां लेकर जाएगा, तो ये हमको लेकर जाएगा इन लिंक्स के पूरे डिटेल्ड सेक्शन के ऊपर, जहां में पूरे डिटेल्ड इन लिंक्स के सेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर कौन सा कंटेंट टाइप था और कौन से इन लिंक्स थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी यूआरएल्स है वो सारे आपको यूआरएल्स दिख रहे हैं, ठीक है।
और उसके बाद आ जाते हैं साइट स्ट्रक्चर के ऊपर। नया फीचर है साइट स्ट्रक्चर में, हम देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से जो क्रॉलर ने देखा। अब HTTP स्टेटस कोड के बेसिस पे आप देखना चाहते हो तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। और यहां पर सारा क्या है, स्टेटस कोड्स हैं, ठीक है, कि कौन सा यूआरएल कौन सा स्टेटस कोड है, ठीक है, कितने यूआरएल्स हैं इस पर्टिकुलर स्टेटस कोड में, इस तरीके से सारी चीजें आपको पूरी बहुत डिटेल दिख रही है, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वेबसाइट wscubetech.com है, ये wscubetech.com www वाला है, ये ब्लॉग वाला सब डोमेन है, तो ये सारे दिख रहे हैं। इसके अंदर इतने यूआरएल्स हैं, इसके अंदर इतने यूआरएल्स हैं, इसके अंदर 9 यूआरएल्स हैं, ठीक है। और किस यूआरएल का क्या स्टेटस कोड है, तो ये पूरे साइट का स्ट्रक्चर जो ये 3 पाथ है मेन, इसमें डिवाइड करता है। इसके अंदर सब यूआरएल्स हैं। और उसके बाद यहां पर आपको साइट के स्ट्रक्चर का फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो कंटेंट टाइप पे अगर आप आ जाओगे तो यहां पर आप देखोगे इमेज, पेज वगैरह सब दिखेगा। जैसे ये दिख रहा है, इसके अंदर यूआरएल्स तो नहीं चेंज होंगे ना भाई, नंबर ऑफ यूआरएल्स तो वही है। अब ये इस यूआरएल्स में स्टेटस कोड की बात हो गई थी कि कौन सा किसका स्टेटस कोड कितना होगा। अब बात हो रही है, ये पेज है, ये इमेज है, ये जेएस है, ये सीएसएस है। तो सीएसएस वाला सेगमेंट तो कम है, सीएसएस और जेएस वाला, और पेज और इमेज वाला सेगमेंट ज्यादा है। फिर डेप्थ के बेसिस पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, कि 2876 यूआरएल्स में से 0 वाले 75 हैं, फिर 1 वाले हैं, फिर 2 वाले, 3 वाले, तो ये सारे डेप्थ के ऊपर है। इंडेक्सिबिलिटी है किसकी, यस नो करके ये भी दिख जाएगा आपको, इंडेक्सेबल है, नॉन इंडेक्सेबल है, अदर्स हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह। तो साइट स्ट्रक्चर के बेसिस पर और उसके साथ साथ ये आपके ऑप्शंस हैं, इनको कंबाइन करके, इनको मिक्स करके आप थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरएफ्स के साइट ऑडिट फीचर को, साइट ऑडिट टूल को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि रिपोर्ट्स सेक्शन में किस तरीके की रिपोर्ट्स हमको मिलती हैं और वहां पर जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए किस तरीके हमें सजेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ये रिपोर्ट्स वाला सेक्शन आपको दिख रहा है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की, जो ऊपर ओवरव्यू है, क्रॉल लॉग है, साइट स्ट्रक्चर है, टू डू मैंने वहां पर छोड़ दिया था, अभी आएगा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू डू के बारे में भी, और डेटा एक्सप्लोरर। तो डेटा एक्सप्लोरर जो है ना, इसको आप मेन चीज समझो। आरएफ्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इस साइट ऑडिट वाले सेक्शन में, वो डेटा एक्सप्लोरर है। क्योंकि कहीं पे भी जो जितने भी आपको इंटरेक्टिव चीजें दिख रही, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये सीधे आपको रिडायरेक्ट करेगा डेटा एक्सप्लोरर में ही, ठीक है, क्योंकि वहां पर ही सारी डेटा एक्चुअली इससे रिलेटेड होती है। तो मैंने यहाँ पर ये, क्योंकि ये सारी रिपोर्ट्स इंटरेक्टिव होती हैं, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये सीधे डेटा एक्सप्लोरर पर दे जाती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही डेटा एक्सप्लोरर है एक्चुअली साइट ऑडिट, जहाँ आपको पूरी डिटेल मिलती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे आ जाते हैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। इंटरनल पेजेस, एक्सटर्नल और रिसोर्सेज में इंटरनल पूरी आपको इंटरनल रिपोर्ट देती है, आपकी वेबसाइट का पूरे स्ट्रक्चर की रिपोर्ट देगी आपको, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, HTML टैग्स, सोशल टैग्स, कंटेंट क्वालिटी, कहीं डुप्लीकेसी वगैरह हो रही है, कैनोनिकल आपने गड़बड़ किया है, वो सारी चीजें, लोकलाइजेशन, इनकमिंग लिंक्स एंड आउटगोइंग लिंक्स। तो ये थोड़ा सा इंटरनल रिपोर्ट्स हो गई, इंटरनल पेजेस से रिलेटेड हो गई। देन रिसोर्सेज जो होती हैं आपकी, जैसे इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, CSS, उससे रिलेटेड रिपोर्ट मिल जाएगी। देन एक्सटर्नल पेजेस की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट का सेक्शन। तो जल्दी से परफॉर्मेंस, HTML टैग और सोशल टैग्स को मैं एक साथ ओपन कर लेता हूं अलग अलग टैब्स में। तो यहाँ पर अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का मेन मकसद स्पीड से ही होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर अभी रिपोर्ट्स को देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको दिखेगा स्पीड की सारी चीजें हैं। तो ये टाइम टू फर्स्ट बाइट, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, टू स्लो, ये जो आपके यहाँ पर 940 दिख रहे हैं, ये पेजेस से रिलेटेड है, क्योंकि स्लो पेजेस का जो क्रॉल है वो हुआ है लगभग 921 क्रॉल्स हुए हैं, ठीक है। आप जाएंगे तो यहाँ पर अब ये जो मैं आपको बता रहा था किस तरीके से सजेशन देता है वो भी देता है। तो इशू डिटेल आपको मिल रही, क्यों ये इशू है, कैसे डिटेक्ट हुआ, उसके साथ इसको किस तरीके से फिक्स करना है ये, और क्योंकि यहाँ पर 981 लिखा हुआ है तो कौन कौन से अफेक्टेड यूआरएल्स हैं इनको भी शो करना है, ठीक है। अब थोड़ी सी एडवांस चीज मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको ध्यान में रखनी है अगर आप आरएफ्स यूज करें, कोई भी अगर आप टूल पेड यूज करते हैं जिसमें आप इस तरीके की रिसर्च करना चाहते हैं, साइट ऑडिट वगैरह करना चाहते हैं, कि जब भी आप इस तरीके से बहुत सारे यूआरएल्स पे गए, अब इतने सारे यूआरएल्स को मैनुअली फिक्स करना क्या पॉसिबल है? जैसे ये 921 यूआरएल्स हैं, अगर यहाँ पर इतने यूआरएल्स हैं तो क्या इनको मैनुअली फिक्स करना आसान है? तो क्या करते हैं हम, इसको प्रायोरिटी के बेसिस पे सेट कर देते हैं, ठीक है, कि कौन सा जो एरर है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले होगा, ठीक है। फिर उसको, उस वाले सारे यूआरएल्स को हम लोग एक्सपोर्ट करके अपने पास रख लेंगे, फिर उनको जिस तरीके से भी फिक्स करना होगा हम फिक्स कर सकते हैं, चाहे हमको सर्च कंसोल के थ्रू करना हो या कहीं दूसरी जगह से हमें करना हो, मैनुअली अगर वेबसाइट पे जाके करना पड़ेगा तो उसको भी कर देंगे, डिपेंड करता है कि एरर कैसा है। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो प्रायोरिटी का बेसिस है वो मैनेज कॉलम्स, इसको देखो मैनेज कॉलम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से आप बहुत सी चीजें जो है वो कर सकते हैं। जैसे यूआरएल के बेसिस पे इतने फिल्टर्स लगा सकते हैं, यूआरएल लेंथ को अगर आपको डिफाइन करना है तो यूआरएल लेंथ के बेसिस पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, मतलब मैट्रिसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनके हिसाब से ये सारी मैट्रिसेस
आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, ठीक है। फिर आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी ये टाइम टू फर्स्ट बाइट है ना, इसलिए ये इसके हिसाब से शॉर्ट है, ठीक है, लोडिंग टाइम के हिसाब से ये शॉर्ट है। तो ये तो हो गई हमारी एक्चुअली ये परफॉर्मेंस के अंदर जो हम लोगों ने सबसे पहला वाला देखा था, परफॉर्मेंस के अंदर वो वाली रिपोर्ट है हमारी। इसको एक बार मैं क्लोज करता हूं। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे वाले पे, HTML टैग्स में। तो HTML टैग जितने भी हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, H1, ये सारी चीजों की आपको रिपोर्ट मिल रही है, ठीक है। अब इंडेक्सेबल कितने हैं, ये सारी चीजें क्रॉल हो चुकी हैं, ठीक है। अब इश्यूज देखो, इश्यूज यहाँ एक्चुअल है और यहाँ पर इश्यूज हैं, ठीक है। तो इश्यूज हम देखते हैं और किसी एक इशू को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल टू शॉर्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है H1 टैग मिसिंग और एम्प्टी, तो ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। अब H1 टैग होना चाहिए, ये भी मिसिंग है, तो यहाँ पर इशू की डिटेल है कि भाई होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें लिखी हुई है, किस तरीके से फिक्स करना है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके भी एक बार अफेक्टेड यूआरएल्स देखते हैं। मैं न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ, इसके अफेक्टेड यूआरएल्स आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप प्रायोरिटी के बेसिस पर रख सकते हो और उसके बाद उसको चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद उसको आप देख सकते हो। तो यहाँ पर H1 क्या है, देखो सब में H1 क्या है, मिसिंग है, ठीक है, सब में H1 मिसिंग है। तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा, टू डू के बारे में, ठीक है। तो यहां से जो भी आपके टास्क है ना, उनको आप टू डू कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं यहां पे आता हूं और यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं इस पे ऐड टू डू पे, तो यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐड करते जा सकते हैं न्यू टू डू फॉर H1 इसके लिए, तो ये यहाँ टू डू में शो होने लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके आपके लिए रिमाइंडर टाइप का है, ठीक है। और बाकी ये हो गए हमारे इश्यूज जो है H1 टैग मिसिंग है उससे रिलेटेड, और बहुत डिटेल में सारे इश्यूज आपको मिल जाते हैं। अब देख रहे हो आप कितने क्रॉल जितने भी पेजेस थे वो सारे दिख रहे हैं। बल्कि हम लोगों ने एक चीज जो है वेरिफिकेशन शुरुआत में नहीं किया था। अगर वेरिफिकेशन करते तो ये जो क्रॉलिंग है ये और एक्यूरेट होती, यानी और अच्छी डेटा हमें मिलती और डिटेल हमको यहाँ पर डेटा देखने को मिलती। क्योंकि हम लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं किया, इसलिए इसने एक बार ऊपर ऊपर से, इसको ऐसे समझ लो कि ऊपर ऊपर से क्रॉल कर दिया, फिर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन टैग मिसिंग है या एम्प्टी है, और ये भी पूरे आपको यूआरएल्स दे देगा कौन कौन से अफेक्टेड यूआरएल्स हैं। तो ये तो बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। टाइटल टू लॉन्ग, अब जैसे 600 पिक्सल की लिमिट होती है टाइटल की, तो वो होनी चाहिए, या 50 से 60 कैरेक्टर्स रखने हैं, या 55 से 65 कैरेक्टर्स रखने हैं, जिस तरह से गूगल रिकमेंड करता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जनरली रिकमेंडेड टाइटल लेंथ इज बिटवीन 50 to 60 बाई गूगल्स एंड मैक्सिमम 600 पिक्सल्स। तो ये भी आपको दिख रहा है, ठीक है। बहुत लेंदी टाइटल्स हैं और कौन कौन से वो सारे यहाँ पर हैं, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये जनरली आपकी, मैं कहूँ कि ऑन साइट रिपोर्ट है, या आप कहो इसको साइट ऑडिट है, या कहो बेसिक साइट ऑडिट है, या बेसिक साइट क्रॉल है, बहुत तरीके से इसको लोग पहचानते हैं, ठीक है। ये वही रिपोर्ट है। अब इसको रिपोर्ट को देखना ही नहीं है, इसको फिक्स भी करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, इस पहले वाले वीडियो को भी आप देखिएगा, मैंने इसकी थोड़ी सी बात की है, थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग डिस्कस किया है, साइट ऑडिट क्या है, तो आपको समझ में आएगा। तो ये एक जनरल सा जो है ओवरव्यू, या मैं कहूँ वॉक थ्रू कर रहा हूँ इस पूरे टूल के ऊपर, और जल्दी ही कुछ टिप्स ट्रिक्स पे भी इसको मैं वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए। और साथ ही साथ क्योंकि ये सीरीज है टूल्स को लेकर, पेड टूल्स को लेकर बहुत सारे टूल्स आने वाले हैं, एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स आएंगे, सबकी कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए सोशल टैग्स को देखते हैं। अब सोशल टैग्स भी है, ठीक है। कहां पर ओपन ग्राफ का यूआरएल मैच नहीं कर रहा है, कहां पर ओपन ग्राफ के जो टैग है वो इनकम्प्लीट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि जो हमारे ओपन ग्राफ के टैग होते हैं हर पेज के लिए, वो ओजी टाइटल, ओजी टाइप, ओजी इमेज, ओजी यूआरएल, ये मिसिंग है या इनकम्प्लीट है, वो है सारी यहाँ पर अफेक्टेड यूआरएल्स आपको उसी तरीके से दिख जाएंगे। साथ ही साथ ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इंटरेक्टिव है, जैसे मैंने आपको बताया। आप ट्विटर कार्ड के टाइप्स यहाँ पर दिख रहा है, ओपन ग्राफ के टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से नई सेट हैं, ठीक है, ये सब दिख रहा है। इनकम्प्लीट जो है वो सारी चीजें दिख रही है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सोशल। इससे पहले हम लोगों ने देखा था HTML परफॉर्मेंस में, मैंने बात करी पूरी की, भाई स्पीड के ऊपर ज्यादा ही रहता है। ऑल इश्यूज पे जाओगे तो लोड टाइम देखो पता चल रहा है ना, लोड टाइम कितना है। देन टाइम टू फर्स्ट बाइट बाई डेप्थ की बात कर चुके हैं पहले। लोड टाइम बाई डेप्थ है, कंटेंट इनकोडिंग है, फाइल साइजेस हैं। तो ये सारी हमारी परफॉर्मेंस की जो है मैट्रिसेस हैं, या परफॉर्मेंस की जो ऑडिट है वो हमारे सामने है। देन कंटेंट क्वालिटी, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कैनोनिकल वगैरह आपने कहां गड़बड़ किया है, ठीक है। इश्यूज पास्ट हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नियर डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। चलो एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स पे जाते हैं। तो दो कंटेंट हमारे जो एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है, देखते हैं एक मिनट इसको हम लोग। इसकी डेप्थ है 3, इसकी डेप्थ है 1। अब क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, और यहाँ पर भी क्लाइंट टेस्टिमोनियल है, एग्जैक्ट जो है वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट है। तो अगर कैनोनिकल वगैरह ठीक से सेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड वापस आते हैं हम लोग एक बार
यहाँ पर देखते हैं कंटेंट लोकलाइजेशन है, इनकमिंग लिंक्स की पूरी रिपोर्ट्स हैं, आउटगोइंग लिंक्स की है। मैं इनको फिर से साइड में ओपन कर देता हूँ कि बड़ी तेजी से जल्दी से आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पेड टूल्स हमें बहुत इन डेप्थ चीजें दे रहा है, ठीक है, अपनी साइट की भी अच्छी चीजें दे रहा है। एंड पेज हैज ओनली वन डू फॉलो इनकमिंग इंटरनल लिंक, ठीक है, और ये सारी चीजें भी दी, इसका भी डिटेल्स है, ठीक है, नो फॉलो इंटरनल लिंक की या डू फॉलो इंटरनल लिंक की यहाँ पर बात की गई। फिर अफेक्टेड यूआरएल्स है, लिंक टाइप डू फॉलो कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इश्यूज पे आ जाते हैं एक बार। एक तरीके की रिपोर्ट है, अब किस तरीके के इश्यूज हैं उनको आपको देखना है और किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये चीजें ऑलरेडी इन्होंने लिख रखी, ठीक है। बस थोड़ा सा सेगमेंटेशन वगैरह आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना अच्छे तरीके से सेगमेंटेशन लगा रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। ये आउटगोइंग लिंक्स हैं, ठीक है, आउटगोइंग लिंक्स में भी जो इश्यूज होंगे, ऑल इश्यूज पे जाते हैं वो आपको शो होंगे। पेज हैज लिंक टू रिडायरेक्ट, ये सारी डिटेल है, ठीक है। पेज हैज लिंक टू ब्रोकन पेज पे लिंक है तो ये तो प्रॉब्लम होने वाली। HTTPS पेज हैज इंटरनल लिंक्स टू HTTP, ये भी प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और ये RF सारी चीजें हमको बता रहा है। देन यहाँ पर लोकलाइजेशन है, ठीक है, अब लैंग्वेज एट्रीब्यूट अगर मिसिंग वगैरह होगा तो लोकलाइजेशन का भी इशू होगा, ठीक है। अब ये इतने पे ये यूज हुआ है, इंग्लिश इतने पे यूज हुआ है, कहीं पर अगर मिसिंग है, जैसे यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है, href मिसिंग है तो वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये इस टाइप की एक इंटरनल रिपोर्ट मिल जाती है। अब रिसोर्सेज हैं, ये इमेजेस, जावास्क्रिप्ट और CSS में जहां भी प्रॉब्लम होगी ये वो सारी चीजें आपको दिखाएगा, ठीक है। तो बहुत जो है मैं कहूंगा इन डेप्थ रिपोर्ट है, अच्छी खासी आपको यूआरएल्स को लेकर तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और पेड टूल्स का फायदा ये होता है कि आपका बड़ा डीप क्रॉलिंग हो जाती है, तो आपके सारे जो जितने भी यूआरएल्स है ऑलमोस्ट सारे यूआरएल्स क्रॉल हो जाते हैं और सबकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि RFs का पेड टूल रिपोर्ट्स किस तरीके से हमें प्रोवाइड करता है, किस तरीके से इसका साइट ऑडिट का फंक्शन, का टूल, का फीचर काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं कि RFs में कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम किस तरीके कर सकते हैं। कुछ मैं केसेस लूंगा फिर उनको डिस्कस करेंगे हम लोग कि ये सारे केसेस को किस तरीके से हम RFs टूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने देखा वो एक तरीके का ओवरव्यू था कि जो भी फंक्शनैलिटीज थी, जैसे आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन जो देख सकते हैं कि RFs का प्लेटफॉर्म ओपन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटेंट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, रैंक ट्रैकर, इन सारी चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब मैं कुछ केसेस ले रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। सपोज करते हैं कि अगर आप गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, गेस्ट पोस्ट करना चाहते हैं, तो इन दैट केस फिर किस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट के लिए टॉपिक ढूंढते हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या करते होंगे, गूगल के ऊपर नॉर्मली आप एडवांस सर्च को यूज करते होंगे, जो एडवांस सर्च के हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको यूज करते होंगे और उसके थ्रू आप गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढते होंगे। जैसे किस तरीके से सपोज करते हैं आपका निश जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपने लिया यहाँ पर इन URL और कोलन और यहाँ पर हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग और इसको फ्रेज मैच कर देते हैं गेस्ट पोस्ट बाई से, ठीक है। अभी तक आप इसी तरीके से ढूंढते होंगे या इसी तरीके से ढूंढते हैं जिस तरीके से हमें फिल्टर करना होता है। तो यहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जहां पर इन URL जो है डिजिटल मार्केटिंग होगा और गेस्ट पोस्ट बाई होगा, वही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बट इन URL भी मुश्किल होता है, ये इतना आसान नहीं मिलना, तो मैं इसको कर देता हूं एक बार इन टाइटल, ठीक है, इन टाइटल मैं इसको कर देता हूं डिजिटल मार्केटिंग गेस्ट पोस्ट बाई। तो अभी आपको यहाँ पर बहुत सारी गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी जहां से आप कर सकते हैं, ठीक है, और इन टाइटल में वहां पर डिजिटल मार्केटिंग होगा, ठीक है। सो ये चीज आप अभी तक करते होंगे अगर आपको गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज चाहिए होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग दिख रहा है, आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज होती थी। बट यहाँ पर आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, थोड़ी सी देखो मैट्रिसेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ RFs में इसको किस तरीके से करना है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ कंटेंट एक्सप्लोरर में और यहाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग वापस टाइप करता हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में वापस टाइप करता हूँ और सीधे आ जाता हूँ यहाँ इन टाइटल पे और इसको कर देता हूँ सर्च। तो होगा क्या, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो मुझे यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे टॉपिक्स आपको दिख जा रहे हैं। अब आप करो क्या, एक्चुअली इतने सारे पेजेस हैं, तो ये सारे पेजेस हैं और मल्टीपल डोमेन्स के भी पेजेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इनको हम लोग इग्नोर करते हैं एक बार, तो 1 पेज पर डोमेन कर देते हैं, तो थोड़े से ये शॉर्ट हो जाएंगे, यानी डोमेन वाइज हो जाएंगे। अब आप क्या देख रहे हो, 36,000 हो गए, ठीक है। अब इसमें बहुत से ऐसे पेजेस भी होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग की बात तो करते हैं बट उनकी बात रिलेवेंट नहीं है, उनके अगर DR अच्छा नहीं होगा तो हमारे लिए कोई मतलब की चीज नहीं है, वहां पर हम फिर गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ढूंढना मुश्किल है या कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको क्या करता हूं मैं एक बार और देखते हैं यहाँ पर फिल्टर्स हम क्या लगा सकते हैं। लैंग्वेज में मैं इंग्लिश लगा देता हूं ताकि और चीजें शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो और ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 1 पेज पर डोमेन कर देता हूं। और उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम लोग ऐड फिल्टर पे आते हैं और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डोमेन रेटिंग से इसको फिल्टर,
ठीक है, जो 40 से अप्लाई कर देता हूँ, यानी 40 से ऊपर ही जिनकी डोमेन रेटिंग हो वही हमें यहाँ पर डोमेन्स दिखाई दे। तो अब देख रहे हैं आप शॉर्ट होके और ज्यादा छोटे पेजेस हो गए। अब यहाँ पर आप अपने गेस्ट पोस्ट की जो है अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जो चीजें आप यहाँ पर करते थे, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बस आप नॉर्मली जाते थे, बट आपको ये जो है बहुत सारी जो एसईओ के मैट्रिसेस हैं उनको एनालाइज करने का मौका नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको वो सारी मैट्रिसेस भी एनालाइज करने का मौका मिल रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि किस तरीके से आप गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कि आज हम लोग टूल्स में किस चीज को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे, पावर ऑफ जो प्रेजेंट फिल्टर्स अवेलेबल होते हैं बाय डिफॉल्ट उनको देखेंगे, और ट्रैफिक फिल्टर को भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए मैं इसको पहले बता रहा हूं आपको। तो आप चाहे तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पर, जैसे हाईलाइट अनलिंक्ड डोमेन्स है। यहाँ पर जो ये हाईलाइट अनलिंक्ड डोमेन्स का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट अनलिंक्ड डोमेन्स का ऑप्शन है, इससे क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हो सकते हैं जिनसे आपको ऑलरेडी लिंक मिल रहे हैं, हो सकता है हमारी वेबसाइट को नहीं मिल रहे, बट हो सकता है आपके केस में ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जिसमें आपको लिंक मिल रहे हो, या पहले आपने एक्टिविटी कर रखी हो आपको लिंक मिल रहे हो। अब गूगल क्या प्रेफर करता है कि वो उस चीज को नई वैल्यू देता है जहां पर आपको एक डोमेन से लिंक मिल रहा है और फिर सेकंड लिंक भी आपको उसी डोमेन से मिलता है। तो गूगल क्या चाहता है, आपको नए नए डोमेन से, नए नए रेफरिंग डोमेन से आपको बैकलिंक्स मिलते रहे। उसके लिए आपके जो अनलिंक्ड डोमेन्स है उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। किससे अनलिंक्ड डोमेन्स कर देते हैं, हम अपनी वेबसाइट का नाम डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो डोमेन्स हाईलाइट हो जाएंगे जिनसे हमारी वेबसाइट को बैकलिंक अभी तक नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस करके यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह लगा के आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर बहुत सारी एसईओ की मैट्रिसेस हैं वो तो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी कि कंटेंट एक्सप्लोरर के थ्रू किस तरीके से गेस्ट पोस्ट वगैरह की अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं। सेकंड चीज तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, पावर ऑफ प्रेजेंट फिल्टर्स इन डेटा एक्सप्लोरर। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट फिल्टर्स है ना वो बड़े काम के हैं। सीधे चलेंगे हम लोग यहाँ पर साइट ऑडिट में। ठीक है, और साइट ऑडिट में आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जब साइट ऑडिट में आप जाएंगे तो जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर एक सेलेक्ट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डेटा सेलेक्ट करता हूं, मैं डेटा एक्सप्लोरर पे आता हूं मैं पहले, तो यहाँ पर फिल्टर हमने लगा दिया HTML का, और HTML के साथ लगा लेता हूं ऐसे HTML पेजेस जहां पर हम जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं उसका कि जहां पर हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं विच शुड बी ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरीके से कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग। विच शुड बी ग्रेटर देन ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा होना चाहिए 1000 से या 100 से या 200 से, जिससे भी ले लेते हैं। तो फिर हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो ही चीजें हमें दिखेंगी जहां पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक 100 से ज्यादा हो। फिर आप चाहें तो यहाँ पर भी सॉर्टिंग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने देखी यहाँ पर कि किस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस तरीके से प्रीसेट फिल्टर्स को से काम ले सकते हैं आप RFs में, डेटा एक्सप्लोरर में। तो ये मैं एक्चुअली आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रैफिक फिल्टर है, तो जैसे ट्रैफिक फिल्टर अगर आपको देखना है तो सीधे आप आ जाओ यहाँ पर, हम लोग चलते हैं सीधे साइट एक्सप्लोरर में। ठीक है, साइट एक्सप्लोरर में आपको ट्रैफिक फिल्टर मिल जाएगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ wscubetech.com, यहाँ पर टाइप करता हूँ अपना डोमेन। ठीक है, वापस और चलते हैं, जैसे बैकलिंक्स पे ही जाने, तो आपको उन बैकलिंक्स को देखना है जिनके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है या कम है, तो वो चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से कुछ केसेस भी हम देख के यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैफिक दिख रहा है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ट्रैफिक, कि वो ट्रैफिक चाहिए जहां पर 500 से ज्यादा हो, 500 एंड मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये आपको केवल एक ही दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, एक बार 100 ले लेता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है हमें थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा दिखे। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको। आप चाहे तो बाद में इसको इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से जिस भी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कुछ प्रैक्टिकल केसेस समझ में आएंगे। मैंने बहुत छोटे से 2-3 केसेस आपको बताएं किस तरीके से हम गेस्ट पोस्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ट्रैफिक फिल्टर को यूज कर सकते हैं। प्रीसेट का ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है RF में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कुछ जो बची हुई चीजें हैं, बहुत से ऐसे छोटे फंक्शंस थे जो बच गए थे हमारे, उन चीजों को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो सारी चीजें काम करती हैं, और इसके बाद इस सीरीज को वाइंड अप करेंगे और किसी दूसरे टूल्स को स्टार्ट करेंगे एनालाइज करना। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर डैशबोर्ड, साइट एक्सप्लोरर, कंटेंट एक्सप्लोरर, कीवर्ड एक्सप्लोरर, इन सब की तो हम बात कर चुके हैं। राइट ट्रैकर की बात हो गई, साइट ऑडिट पे 2 वीडियो बन गए। अब बचा हुआ है यहाँ पर अलर्ट्स का पार्ट, और यहाँ पर अगर हम देखें तो RFs की API, ये सेक्शन थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस सीरीज का वाइंड अप कर देते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं अलर्ट्स पे, सीधे मैं आ जाता हूँ अलर्ट्स के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने एक्चुअली डैशबोर्ड में जो अपना ये ऐड किया हुआ था, डोमेन जो ऐड किया हुआ था, जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, उससे उसके से रिलेटेड एक्चुअली हमें बैकलिंक्स जो हैं उसका हमें अलर्ट्स मिलता है ईमेल के ऊपर, जो यहाँ पर मैंने ईमेल मेंशन करी है, और इसका इंटरवल है वीकली। ठीक है, आप चाहे तो इसको फर्दर यहाँ से सेटिंग्स में जाके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ न्यू कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, उसका भी आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। बाकी मेंशंस हैं, ठीक है, मेंशंस ये वही हैं जो हम लोगों ने सर्च क्वेरी स्टार्टिंग में ली थी, कीवर्ड्स जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिए थे जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे, उस वक्त जो हम कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं ये वो वाले कीवर्ड्स हैं। इनके मोड वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहे तो इनकी भी सेटिंग्स में जाके इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली अलर्ट्स एक्टिव हैं। अगर आप नया कोई अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो न्यू अलर्ट पे आप क्लिक करेंगे, नया अलर्ट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, न्यू कीवर्ड्स में नया अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा फंक्शन है अलर्ट, और ये बचा हुआ था इसलिए इसको डिस्कस करना जरूरी था। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जैसे कोई नया मेंशन होता है, जैसे कि ये PHP क्विज या HTML क्विज कुछ भी नया मेंशन होता है, तो उसके नोटिफिकेशन किस तरीके से हमारे पास आते हैं, जो अलर्ट हम बना रहे हैं वो किस तरीके से आता है। दोस्तों मैं यहाँ सीधे अपने मेल के इनबॉक्स में आ जाता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो RF अलर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, एक न्यू आर्टिकल है और उसकी DR भी दी हुई यहाँ पर, और ये सर्च क्वेरी थी, लैंग्वेजेस ऑल है, और ये एक अलर्ट हमारे पास आता है। ठीक है, तो और भी अलर्ट्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, जो भी अलर्ट्स आते रहेंगे एक्चुअली जैसे जैसे ये मेंशन होता रहेगा, ठीक है, कीवर्ड से मेंशन होते रहेंगे। तो ये अलर्ट का एक फीचर है RF में, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा जो मैं बात कर रहा था RF की API के बारे में, उसकी मैं बात करूं तो देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि RF के क्रॉलर है, थ्रू आउट द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट पे क्रॉल करते रहते हैं, बहुत सारी डेटा लेकर आते हैं और उस डेटा को वो अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस डेटा से कुछ एक्सेस चाहते हैं, ठीक है, उस डेटा का कोई एक्सेस चाहते हैं, तब आप RF की APIs को यूज कर सकते हैं। ये ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये वही वाला सेक्शन है जहां पर आप RF की APIs को यूज करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये एडर्ट्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीजें बची हुई थी जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर दिया। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ नई वीडियो सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं, नए टूल के ऊपर बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अ वेरी गुड बाय।